क्लास में हमने ओएसआई मॉडल शुरू किया था और हमने एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में पढ़ा था, यही था, है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन लेयर के बारे में। बेसिकली ओएसआई मॉडल का एक बहुत ये भी इम्पोर्टेंट लेयर है। क्या काम करता है ये, किससे रिलेटेड है? मेनली सेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी डेटा अगर स्टार्ट हो रहा है तो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड तक ही कंटिन्यूस रहेगा या उस डेटा का एक्सेस रहेगा, ठीक है। अगर आपको भी किसी चीज़ का एक्सेस मिल रहा है तो एक लिमिटेड सेशन में ही मिल रहा है। डाउनलोडिंग सेशंस के अंदर हो रही है, अपलोडिंग सेशंस के अंदर हो रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा दिन डाउनलोडिंग के लिए लगा रहता है, अपलोडिंग के लिए लगा रहता है। आप देखते हो ना कि लॉन्ग टाइम जो लॉन्ग टाइम ले रही है, लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग डाउनलोडिंग फाइल्स होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप ही पॉज हो जाती है। पॉज की हो जाती है या अपने आप ही रीट्राई का ऑप्शन आ जाता है कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं? रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि उसका पार्टिकुलर सेशन टाइम आउट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब जब रीट्राई पे क्लिक करते हो समझ में आ गई, बट कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ सकते, थोड़ा सा हेडफोन लगा के पता नहीं चलता ना। तो सेशन री होता है उसमें। री और सेशन स्टैब्लिशमेंट दोनों में बहुत डिफरेंस है, पता है ना? री में डेटा वहीं से कंटिन्यू होगा जहाँ पे छोड़ दिया गया, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट में पूरा सेशन ही नया सिरे से कनेक्टिविटी होती है। तो सेशन लेयर का मेन काम ये होता है, अब इस चीज को ना हैंडल करने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है कि डायलॉग कंट्रोल कैसे काम करता है। डायलॉग कंट्रोल का मतलब यह है कि सेशन स्टैब्लिश हुआ है तो वो ये चेक करेगा कि सेशन हाफ डुप्लेक्स पे रनिंग में है, फुल डुप्लेक्स पे रनिंग में है या सिंप्लेक्स रनिंग में है, ठीक है। ये क्यों क्यों फाइंड आउट करना होता है कि मान लो आप ऐसे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो जो हाफ डुप्लेक्स पे काम करते हैं, तो आपका पीसी उस प्रोसेस के लिए जो टाइम डिसाइड करेगा और जो सर्वर टाइम डिसाइड करेगा कंपेयर टू फुल डुप्लेक्स ज्यादा डिसाइड करेगा टाइम। क्यों? क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में वन वे ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है, देन फिर सेकंड वे का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा ना। वही अगर टू वे ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली होता, मतलब फुल डुप्लेक्स होता, तो उसमें टाइम कम लगता। और अगर सिंप्लेक्स है तो टाइम ही नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? टाइम नहीं क्यों नहीं देगा? जस्ट प्लग एंड प्ले फॉरवर्डिंग। सिंप्लेक्स में हमें पता है जिस भी सिंप्लेक्स डेस्टिनेशन पे डेटा फॉरवर्ड होगा वो वहां से रिवर्ट कर ही नहीं सकता है। तो मुझे वैसे भी श्योरिटी नहीं मिलने वाली है कि डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो उसको टाइम देना फिजूल हो, तो उसके लिए कोई सेशन डिफाइन नहीं होता है। हाँ, डेटा सेंडिंग कम टाइम डिफाइन हो जाएगा कि इतनी देर में सेंड हो। वो पहले से ही पता होता है कि लाइन की स्पीड क्या और बाकी बैंडविड्थ क्या है, उससे आइडिया हो जाता है, ठीक है। सेशन लेयर का ही काम होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को देखना। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होते हैं कि जब भी आप किसी वेब सर्वर पे एक्सेस करते हो तो कई वेब सर्वर्स आपसे लॉगिन मांगते हैं, ठीक है। तो जो आप लॉगिन क्रेडेंशियल उस पर लिखते हो, दैट्स कॉल्ड यूजर आईडी एंड पासवर्ड और ओटीपी, ये सब ऑथेंटिकेशन में आ गया। इस प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, एज अ यूजर आपको वेरीफाई कर रहा है कि आप इस डोमेन के यूजर हो भी या नहीं। उस वेरिफिकेशन के बाद अब आपकी अथॉरिटी चेक की जाएगी, मतलब ऑथेंटिकेशन चेक की जाएगी, सॉरी ऑथराइजेशन चेक की जाएगी। क्यों? ताकि ये पता चल सके कि एज अ यूजर आपके पास कितनी पावर है उस डोमेन के ऊपर, आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल, आपने अपना फेसबुक लॉगिन कर रखा है, आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। उस प्रोफाइल से पर्टिकुलर यूजर को ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन क्या आप किसी और यूजर की एक प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि एज अ यूजर सिर्फ आप अपनी प्रोफाइल्स के लिए ऑथराइज हो, ठीक है। वही चीज अगर एक फेसबुक डोमेन का कोई एक यूजर है तो वो मल्टीपल वर्क के लिए ऑथराइज है, ठीक है। भाई इससे इसमें एक चीज और ध्यान रखना। एक और एग्जांपल से समझते हैं सेशन के रिलेटेड। जैसे नेटवर्क में क्या होता है कि एक यूजर है, आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ठीक है। आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पा रहे हो, अपने अकाउंट की डिटेल चेक कर पा रहे हो, उस पर क्रेडिट एंड डेबिट कर पा रहे हो,
वही अगर मैं कंपैरिजन में डालूं किसी और के अकाउंट, आप नहीं कर पा रहे हो, है ना? आप जाते हो बैंक कैशियर के पास, वो आपका अकाउंट एडिट भी कर सकता है, क्रेडिट भी कर सकता है, डेबिट भी कर सकता है, और वो दूसरे का भी अकाउंट क्रेडिट डेबिट कर सकता है। तो वो भी तो उसी बैंक का यूजर है, आप भी उसी बैंक के यूजर हो। फर्क क्या है दोनों यूजर में? किसका फर्क है? ऑथराइजेशन। ठीक है, उसके पास अथॉरिटी ज्यादा, आपके पास अथॉरिटी। ठीक है, तो जब आप किसी डोमेन पे टेस्टिंग पर्पस से, अटैकिंग पर्पस से जाते हो, तो वहाँ आपको ये दो चीजें बाईपास करनी पड़ती है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ठीक है, पहले ऑथेंटिकेशन बाईपास किस लिए बात करते हैं हम? ताकि नेटवर्क में एंट्री मिल सकती है नहीं मिल सकती, ये चेक करने के लिए। नेटवर्क में एंट्री मिल गई तो एज ए नॉर्मल यूजर से आप एज ए एडमिन यूजर कैसे जाओगे, सुपर यूजर कैसे बनोगे? इसको कैसे बाईपास करेंगे? ऑथराइजेशन बाईपास करेंगे। ठीक है, अब ये चीज सर्वर एनवायरनमेंट में किस पे चलती है? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स में एक जो सर्वर बनता है, उसके अंदर एक प्रोटोकॉल होता है और सर्विस होती है, उसके अंदर ये सारी चीजें सेव होती है, दैट्स कॉल्ड कैरबरोस। ठीक है, जब सी एच वगैरह पढ़ोगे ना, एथिकल हैकिंग वगैरह, तो उसमें ये टॉपिक आप रिलेट करोगे, वहाँ ये कुछ आएंगे ऑप्शन, सी एच में आएंगे, वेपेटी में आएंगे। ठीक है, कैरबरोस आएगा पहले, एक्टिव डायरेक्टरी आएगी, फिर कैरबरोस आएगा। तो बेसिकली उस सर्वर के अंदर कैरबरोस फीचर है जो आपके ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है, वही ऑथराइज कर रहा है एज ए सर्वर। ठीक है, तो ये भी काम सेशन लेयर का ही होता है, ये सब चीजें सेशन लेयर पे डेवलपर डिफाइन कर रहा है। अदर थिंग वैसे सेशन मैनेजमेंट का काम होता है, जैसे सेशन कितने बजे स्टार्ट होगा, मतलब कहाँ क्लिक करने से सेशन शुरू होगा, कितनी देर तक उसे मेंटेन किया जाएगा, और कब वो सेशन टर्मिनेट होगा। अब ये चीजें मैनुअल भी हो सकती है और ऑटो भी हो सकती है। ऑटो होती है, किसमें होती है? जितनी गवर्नमेंट वेबसाइट है सब ऑटो पे है। एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है, लिमिटेड टाइम तक स्टेब्लिश रहती है, और लॉगिन करने का एक पूरा प्रोसीजर रहता है कि ऐसे ही लॉगिन होगा। ऑटो लॉगिन भी नहीं होती गवर्नमेंट वेबसाइट, हो जाती है क्या? नहीं होती। ठीक है, तो अच्छा, बहुत सारी ऑटो लॉगिन भी हो जाती है, बहुत सारों का सेशन ही एक्सपायर नहीं होता। जैसे आपने व्हाट्सअप लॉगिन किया अपने फोन में, तो वो क्या एक्सपायर हो रहा है? ठीक है, आपके सेशन को टर्मिनेट नहीं कर रहा, आइडियल कर दे रहा है। आइडियल समझ रहे हो? हम्म। ना तो वो ऑफ है ना ये ऑन है। ठीक है, मतलब ऑफ नहीं है वो, ऑन तो है, बट ऑन में इस एग्जैक्टली अभी वर्किंग में नहीं है। तो कोई ऐसी स्टेट जिसमें ऑन भी हो, वर्किंग ना हो, तो वो आइडियल स्टेट हो जाती है। आपके फेसबुक के सेशन, आपके व्हाट्सएप के सेशन, ये जितने भी आप एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उनमें सेशन परमानेंटली टर्मिनेट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपके पास नोटिफिकेशन आते, उसको पता है ना कि आप लॉगिन हो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इट मीन्स आपका सेशन आइडियल कंडीशन में हो, तो हर जगह टर्मिनेशन में नहीं हो। ये भी चीजें आपकी सेशन लेयर मेंटेन करता है। सिंक्रोनाइजेशन भी सेशन लेयर ही कर रहा होता है, ताकि आपका डेटाबेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों साइड में सेव किया जा सके, द फॉर्म ऑफ कुकीज। सुना है? कुकीज, कुकीज लॉग जैसे सुना है? कुकीज नहीं सुना? जब आप कोई भी डेटा एक्सेस करते हो, किसी डोमेन पे लॉगिन वॉगिन करते हो, तो आपके ब्राउजर पे उसका फोल्डर बनता है कुकीज का। ब्राउजर मतलब सिस्टम में बनाता है, आपके फाइल फाइल सिस्टम में डाल देता है। तो बेसिकली वो आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल होती है। अब वो इसको इजिली सेव कर रहा है, या कुकीज वेबसाइट आपको ऑप्शन इसलिए देती है कि इस पे आप कुकीज अलाउ कर दो, ताकि इजी टू यूज हो सके। इजी टू यूज समझते हो ना, कि बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़े सारी डिटेल डाल के, आप बस क्लिक करोगे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब वो खुद हमेशा लॉगिन भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनके सर्वर पे भी लोड पड़ रहा है, और आपको भी आसानी से लॉगिन करवाना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि क्लाइंट साइड पे डेटाबेस सेव कर दो। तो कई बार एचटीएमएल पूरा पेज तक सेव हो जाता है। ठीक है, आप क्लिक करते हो इंस्टेंटली बहुत सारी चीजें ओपन होती हैं, क्योंकि वो डेटाबेस सिंक करके आपके क्लाइंट साइड पे ही उसने कुकीज के फॉर्म में सेव कर दिया है, जैसे होम पेज हम कह सकते हैं नीचे। ठीक है, और इसी सिंक्रोनाइजेशन में इसी कुकीज वगैरह का यूज करके एक और टर्म यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड चेक पॉइंटिंग। चेक पॉइंटिंग जानते हो क्या होती है? आपके ब्राउजर की वही सेम चीज है, आपके ब्राउजर की करंट स्टेट को एज इट इज हैंडल सेव करके रख लेंगे।
ठीक है। जैसे कई बार क्या करते हो कि आप ब्राउजर पे 3-4 टैब्स पे अलग अलग सर्विस चला रहे हो, किसी पे यूट्यूब है, किसी पे जीमेल है, किसी पे इंस्टा है, किसी पे कुछ और चला रहे हो, ठीक है। सभी टैब्स को आपने एकदम से बंद किया, या ब्राउजर बंद हो गया या इंटरनेट चला गया। इंटरनेट जब वापस आएगा तो आप देखोगे कि चारों के चारों टैब अपने उसी स्टेट में आ गए। यूट्यूब पे जिस जोन सी वीडियो आप जहाँ तक देख के छोड़ी थी आपकी, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, हो जाती है। तो क्या डेटाबेस कहाँ सेव हुआ? आपके पीसी में सेव हुआ, तभी तो उसको सर्वर को पता लगा कि इस यूजर ने यहाँ तक वीडियोस देख ली, ठीक है। और सर्वर एज अ क्लाइंट आपने रिक्वेस्ट भी वहीं से करी। मान लो अगर कहते कि नहीं सर्वर भी तो सेव कर सकता है, कर सकता है, बट सर्वर डायरेक्टली आपको कोई डेटा नहीं भेज सकता ना, हमेशा रिक्वेस्ट क्लाइंट करता है। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट जहां से आएगी, क्लाइंट को उसी वहीं वहीं से वो प्रोसेस करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ ही रही है हाफ वीडियो से, तो हाफ वीडियो से ही प्रोसेस कर रहा है, और हाफ वीडियो में रिक्वेस्ट वो तभी भेज सकता है जब वो इसका यूज करे, कुकीज वगैरह सेव करके। समझ गए? हाँ, तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका सेशन लेयर, जिसके बारे में मैंने आपको अभी सारी चीजें सुनी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। इससे पहले जितनी भी लेयर्स थी ये सब सॉफ्टवेयर लेयर्स थी, इन पे जितने भी टास्क मैंने बताए हैं आपको, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी टास्क आपका, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट इस पे कॉन्फ़िगर नहीं करता है। ये कौन करते हैं सारे काम? डेवलपर्स का काम होता है, ठीक है। वो इन सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। देखो सेशन एक्सपायर हुआ, 10 मिनट में एक्सपायर हुआ, ये कौन डिफाइन करेगा? डेवलपर ही तो उस वेबसाइट को ऐसा बनाएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में ओटीपी मैंडेटरी है या सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड से काम चल जाएगा? ये भी काम डेवलपर का है। गॉट इट? समझ गए? ठीक है। तो ये इस तरह से मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद की जो लेयर्स आती हैं, अब आती हैं डेटा को ट्रांसमिट करने से रिलेटेड, कि अब डेटा हमें फॉरवर्ड करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसको कैसे फॉरवर्ड किया जाए? तो अब इसके लिए वो क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहले उसको सेगमेंटाइज करेगा, सेगमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है। सेगमेंटेशन में क्या करता है? अभी बता तो दिया था भाई, दोबारा बताना पड़ेगा क्या? अभी बताओ सेगमेंटेशन। डेटा को मल्टीपल छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देगा, जिस प्रोसेस को सेगमेंटेशन, और उस चंक्स को हम सेगमेंट कह देते हैं। तो अब जैसे वो डिवाइड कर रहा है, तो वो डिवाइड कर रहा है सेंड करते वक्त, रीअसेंबल कब करेगा? जब उसे रिसीव, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि ये सेगमेंटेशन भी कर सकता है और रीअसेंबली भी कर सकता है। समझ गए? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा सर्विस पॉइंट एडेशन। आपको पता है कि नेटवर्क में पैकेट जो डिवाइड हो गए हैं वो अलग अलग ट्रैवल करेंगे। इट मे बी कि सारे सेम पाथ से जाएं, इट मे बी कि आगे चल के वो अलग अलग पाथ का यूज करें फॉर लोड बैलेंसिंग पर्पज, ठीक है। तो 3 डेटा एक लाइन से चला गया, 3 सेगमेंट, दूसरे 3 सेगमेंट दूसरी लाइन से चले गए, ठीक है। ओके, तो सेगमेंटेशन में काम हो गया। बात ये आती है कि सबको अलग अलग ट्रैवल करना है। आप डेस्टिनेशन पे मान लो वो पहुंच भी गए, तो पहुंच के वो करेंगे क्या? अब ये क्या करने वाले हैं ये डिपेंड करता है किस पे? हेडर्स पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी एंड यूडीपी दोनों के हेडर्स होते हैं। उन हेडर्स में सबसे पहली डिटेल क्या डिफाइन करनी पड़ेगी हमें? कि भाई डेटा किस लिए आया है। और ये जो किस लिए आया है, इस चीज को आप समझो कि हर सेगमेंट में बताना पड़ेगा। एक पैकेट था 1 MB का, उसके बने मान लेते हैं 100 सेगमेंट्स बने, समझ गए? या बोल मान लेते हैं कि थाउजेंड्स के पास या 700 के पास सेगमेंट्स बन रहे हैं। 700 सेगमेंट्स जो बन रहे हैं, हर सेगमेंट के पास ये डिटेल होगी कि उसका सोर्स पोर्ट नंबर क्या है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। ये सारी रिक्वेस्ट वेब एक्सेस के लिए आई है, फाइल एक्सेस के लिए आई है, टेलनेट एक्सेस के लिए आई है, किस लिए आई है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें सर्विसेज किसकी बेस पे पता चलती हैं? पोर्ट नंबर के बेसिस पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर वही लेयर है जहाँ पे पोर्ट नंबर असाइन होता है उस पैकेट को। तो एक पूरे डेटाबेस को नहीं असाइन होता है, डेटाबेस के जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं उन सभी को अलग अलग असाइन होता है। अलग अलग इन द सेंस असाइन सबको होता है। कोई पोर्ट नंबर 443 है तो 443 ही असाइन होंगे सब डेस्टिनेशन पे, और सोर्स पोर्ट नंबर जो होगा वो वही असाइन, ठीक है।
तो इसी टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया गया एज अ सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। दिख रहा है लिखा हुआ? सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग देख रहे हो ना? क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर ना फ्लो को कंट्रोल भी करता है। फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि वो ना ये देखता है कि जो डेटा हमने भेजा है, अब अगला डेटा क्या तुरंत उसके पीछे भेजना है? कोलिजन हो सकता है। तो इसमें मेंटेन रखना पड़ेगा ना गैप। जैसे गाड़ियां चल रही होती हैं तो उन दो गाड़ियों के बीच में थोड़ा गैप मेंटेन रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर हर डेटाबेस का हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी देर में एक्चुअल में ट्रैवलिंग चल रही है। ठीक है, अप्रोक्स या एग्जैक्ट डिटेल हमें एटलीस्ट पता होना जरूरी है कि भाई एक डेटा कितने मिली सेकेंड में ट्रैवल करके एक्नॉलेज कर दे रहा है। आरटीटी उसी टर्म का नाम। मैंने एक पैकेट भेजा 5:10 पे 3 सेकेंड। ठीक है, पैकेट गया डेस्टिनेशन पे और उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई मुझे कि ये डेटा हमें मिल चुका है, और वो एक्नॉलेजमेंट आई 5:10 पे 4 सेकेंड में। तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ? 1 सेकेंड का गैप हुआ। 1 सेकेंड जो है वो 1 सेकेंड ही ये आरटीटी हो जाएगा, राउंड ट्रिप टाइम। कि एक पैकेट का सेंड से लेकर के रिप्लाई तक के बीच में टाइमर कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। समझ गए? अब वो इस 1 सेकेंड आरटीटी का यूज क्या करेगा? अगले पैकेट में ऑलरेडी वो आरटीटी असाइन करके भेजेगा। समझ गए? आप कहोगे सर अगला पैकेट छोटा बड़ा हो सकता है। देखो मैंने क्या बताया, 99% सबका पैकेट का साइज इक्वली चल रहा होता है। बस लास्ट वाले पैकेज का वो होगा ना टाइम थोड़ा कम। बाकी सबका तो सेम ही चलेगा, सेगमेंटाइज तो इक्वली किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आरटीटी का ये मेन रोल होता है। फायदा क्या हो रहा है? कंजेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब वो फ्लो कंट्रोल और कैसे करेगा? आरटीटी का यूज समझ गए? आरटीटी क्या है, पता लग गया? राउंड ट्रिप टाइम किसे कहेंगे? ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, ये हर पैकेट को एक्नॉलेज करेगा। ये आरटीटी में समझा दिया। दूसरा, ये कोई पैकेट अगर ट्रांसमिट होने से रह जाता है, फेल हो गया, किसी भी रीजन से डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया, ठीक है, डेस्टिनेशन ना, देखो पैकेट अगर पहुंचता है तो एक्नॉलेजमेंट नॉर्मल वाली आती है, और अगर पैकेट नहीं पहुंचता है तो डेस्टिनेशन ये एनालाइज कर लेता है कि भाई 5 नंबर का आ गया, 6 नंबर, 5 नंबर का आ गया, 6 नंबर का आ गया, 7 नंबर का आ गया, 9 नंबर का आ गया, 10 नंबर का आ गया, फिर आगे 11 12 चल रहा है, बट इसमें 8 नंबर का अभी भी नहीं आया। तो जो सर्वर है ना, वही रिक्वेस्ट कर देगा क्लाइंट से कि भाई ये 8 नंबर वाला पैकेट भी फॉरवर्ड कर दो। तो जो ये रिक्वेस्ट भेजेगा ना 8 नंबर के लिए, ये होती है डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, जिसमें जितने पैकेट्स आ गए उनको एक्नॉलेज भी कर रहा है और ये भी बता रहा है कि एक 8 नंबर का पैकेट है जो रिसीव नहीं हुआ है। गॉट इट? समझ गए? तो ये किस वजह से पॉसिबल, ये किस लिए कर रहा है? ताकि पैकेट क्या हो सके, रीट्रांसमिशन हो सके उस पैकेट। ठीक है, जो फेल्ड हुआ है वो दोबारा से भेज सके। इससे क्या हो रहा है कि 100% डेटा डिलीवरी हो गई। अब ये चीज रीट्रांसमिशन भी तभी कर सकता है कि पैकेट का एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो किया जाए, है ना? एक नंबर गया है, फिर सेकंड नंबर, थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे हो चलता है, बट ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट नंबर पे एक सीक्वेंस नंबर 1 का पैकेट जा रहा है। अच्छा देखो, इन सारे पैकेट्स को कैसे समझाएगा? पोर्ट नंबर के बेसिस पे तो सिर्फ सर्विस पता लग रही है ना। अब जो अलग अलग सेगमेंट बनाए उनकी भी तो एक यूनिक आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी। तो यूनिक आइडेंटिटी क्या होती है? सीक्वेंस नंबर होता है। हर एक सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होगा। ठीक है, वही सीक्वेंस नंबर क्या होता है? एक्नॉलेज होता है। मैंने आपको एक नंबर का पैकेट भेजा, आप मुझे एक्नॉलेज भेजोगे 2। तो उस 2 में ये ऑलरेडी चीज फिल अप है कि 1 नंबर का पैकेट रिक्वेस्ट हो गया और 2 की आप डिमांड कर रहे हैं। समझ गए? ऐसी जब भी एक्नॉलेज की जाती है ना, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट की डिमांड करके एक्नॉलेज की जाती है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 10 तक मैंने पैकेट भेजे, ठीक है, एक्नॉलेज आ रही है 8 की। अगर 8 की एक्नॉलेज आ रही है, इसका मतलब 7 तक पैकेट आ गए हैं, 8वें नंबर वाला पैकेट नहीं गया है। और अगर 8वें नंबर का पैकेट चला जाएगा तो रिक्वायरमेंट किसकी करेगा? वो 9 की करेगा। हमेशा नेक्स्ट पैकेट की एक्नॉलेजमेंट दी जाती है। इससे ये बता रहे हैं कि इतना पैकेट रिसीव हो गया, ये वाला पैकेट सी। ठीक है, तो उस बेसिस पे किया जाता है, और ये सब हो पा रहा है सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे। ठीक है, सीक्वेंस नंबर के साथ साथ ऑर्डर भी फॉलो किया जाता है, सीक्वेंसिंग भी फॉलो की जाती है। सीक्वेंसिंग क्या है कि भाई पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे नंबर के पैकेट भेजे जाएंगे। ठीक है,
ये सारी चीजें मिलके क्या कर रहे हैं, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ गए? ताकि डेटाबेस एक अरेंज फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो। अब देखो ये एरर कंट्रोल भी करते हैं, बट ये एरर कंट्रोल सिर्फ हेडर बेस को करते हैं। ठीक है, कि ये जो हेडर है इसके अंदर मॉडिफिकेशन ना हो जाए सिंपल है। भाई अमेजोन से एक पार्सल आना था, उस पे लिखा था 799 उसका एमआरपी। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे घरों में नहीं पता होता कितने का ऑर्डर है क्या नहीं है, वो कोई वेरीफाई नहीं करता। अगर उस पे जो डिलीवरी बॉय है उसको 799 की जगह 899 कर दे, समझ गए? तो हमें कुछ तो उसको बताना पड़ेगा वेंडर को कि भाई उस पे जो प्रिंटेड अमाउंट है वही देना है। ठीक है, और प्रिंटेड अमाउंट से पहले उस पे क्यूआर कोड है वो चेक करना है। अब उस पे थोड़ा सा भी एडिट करेगा पता चल जाएगा। ऑप्शन क्या है, पूरा हेडर ही हटा दो, दूसरा हेडर लगा दो। अब दूसरा हेडर लगाएंगे तो स्कैन में वो पकड़ा जाएगा। समझ गए? क्लियर हो रहा है पोर्शन? ठीक है, तो ये सारी चीजें एरर कंट्रोल करके देख रहा है, बट इसमें वो कहीं पे भी नहीं बोल रहा कि वो डेटा जो आपका पेलोड आ रहा है उसको चेक करेगा, लेकिन ये सिर्फ किसको चेक कर रहा है, हेडर। तो यहाँ पे एरर कंट्रोल किसके लिए किया जा रहा है, हेडर के लिए किया जा रहा है। एरर कंट्रोल करने के लिए हेडर के अंदर ही एक टर्म होता है दैट्स कॉल्ड चेकसम, जो 16 बिट की वैल्यू होती है। ठीक है, उस 16 बिट की वैल्यू से चेकसम की सॉरी हेडर की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा जाता है कि जो सोर्स साइड पे जनरेट हुआ है डेस्टिनेशन तक वही हेडर सर्कुलेट हो, उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ऑप्शन ही तो है कंट्रोल करने के लिए, या तो वो टीसीपी के थ्रू भेज देगा या फिर दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा था, या यूडीपी के थ्रू भेज देगा। ठीक है, तो अब टीसीपी और यूडीपी ये इन दोनों में सिलेक्शन कर कार्य क्यों रहा है, तो वो बेस है ये सारी वैल्यूज। ठीक है, इन सब की वजह से सबसे पहले इतना समझ लो कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इट मीन्स कोई भी डेटा भेजने से पहले डेस्टिनेशन से ही पूछ लेगा क्या आप अवेलेबल हो। अवेलेबिलिटी पता कर लेगा, उसकी उसकी टाइमिंग पता चल जाएगी, उसकी रिक्वेस्ट का पता कर लेगा कि क्या आप जिस रिक्वेस्ट के लिए मैं भेजना चाह रहा हूँ क्या आप वो रिप्लाई दोगे भी या नहीं दोगे। इस बीच में वो इंक्रिप्शन पब्लिक की भी शेयर कर देता है। ठीक है, दूसरा उसको चेकसम के बारे में भी बता देता है, तो और आरटीटी के बारे में बता दे, आरटीटी पता लग जाता है, तो पहले पैकेट से बहुत कुछ पता लग गया। ठीक है, और ये सिर्फ मेनली कनेक्शन बनाने पे फोकस करेगा। टीसीपी कनेक्शन बनाने का मतलब समझ रहे हो? देखो, मैं रास्ते में चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी बंदे से रैंडमली टाइम पूछना है। अब दो वे है मेरे पास टाइम भेजने के। पहले बंदे से मैं ग्रीट करूँ, हेलो हाय, पूछूं भाई नाम क्या है। अब इस ग्रीटिंग में मुझे एक चीज पता लगी, अगर जो बंदा अपना नाम बता रहा है, ठीक है, हाय का रिप्लाई कर रहा है, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कर रहा है, तो श्योर है ना कि टाइम बता देगा वो, है ना? अगर घड़ी उसके हाथ में लगी हुई है तो मैं टाइम पूछूंगा, टाइम भी बता देगा। तो इसमें मुझे रिप्लाई आने के 100% चांस हो जाएंगे कि अगर उसने नाम वाम बता दिया तो 100% है कि टाइम बताएगा बताएगा। लेकिन एक राह चलते हुए आदमी से ऐसे ही पूछता हूँ कि टाइम क्या है, डायरेक्ट, बिना कोई कनेक्शन स्टैब्लिश किए, तो उसमें से 50% चांस है कि वो रिप्लाई दे दे, बता दे, और 50% चांस है कि वो इग्नोर करके चला जाए, मना भी ना करे, इग्नोर करके चला जाए। ये होता है सबके साथ। तो यूडीपी इसी तरह से काम कर रहा है, इसलिए यूडीपी डेटाग्राम ओरिएंटेड है। ये सर्विस रिक्वेस्ट कर देता है डायरेक्टली, कोई कनेक्शन नहीं बनाता, डेटा फॉरवर्डिंग पे बेस होता है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया डेटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, और टीसीपी को क्या बोला जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन पे फोकस है, और इसका क्या है, डेटा पे फोकस है भेजने के लिए। इसलिए रिलायबिलिटी टर्म में देखिए तो टीसीपी को 100% रिलायबल प्रोटोकॉल माना गया है, गारंटी डिलीवरी देता है। और यूडीपी के अंदर किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है डिलीवरी। एरर चेकिंग की बात करें, टीसीपी और यूडीपी दोनों ही एलिजिबल हैं आपके एरर चेकिंग करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे टीसीपी एक्स्ट्रा एरर चेकिंग करता है थ्रू एक्नॉलेजमेंट रीट्रांसमिशन इनकी बेसिस पे। ठीक है, यूडीपी से बेसिक एरर चेकिंग करेगा जो कि ऑप्शनल है, वो भी मैंडेटरी नहीं है। ओके, नॉर्मली एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो टीसीपी के अंदर
हर डेटा एक्नॉलेज होता है। जैसे मैंने आपको 1 नंबर का भेजा तो आप 2 नंबर एक्नॉलेज करोगे मुझे। तो हर टाइप ऑफ डेटा एक्नॉलेज करके हम बता रहे होते हैं कि कौन से डेटाबेस आया है, कौन सा नहीं आया है। मुझे लगा आवाज़ नहीं जा रही ऑनलाइन। अच्छा, यूडीपी के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट सिस्टम नहीं है। सिंपल सी बात है ना, जो प्रोटोकॉल पैकेट को सीक्वेंस ही नहीं कर रहा है, सीक्वेंस नंबर ही असाइन नहीं कर रहा है, तो वो एक्नॉलेज कैसे करेगा? देखो टीसीपी तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग मेथड यूज कर रहा है, तो भाई अरेंज फॉर्मेट में नंबर भी असाइन कर रहा है, और रिसीविंग भी अरेंज फॉर्मेट में हो रही है, सेंडिंग भी अरेंज फॉर्मेट में हो रही है, एक असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है। यूडीपी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। यूडीपी, देर इज नो सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा इन यूडीपी। बट अगर कोई किसी पॉइंट पे जरूरत पड़ी उसे, इसलिए आगे लिख रखा है ना, इफ द ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, ऑर्डर मतलब अगर सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड है, तो वो काम कौन करेगा? इट हैज बीन मैनेज बाय एप्लीकेशन लेयर। गॉट इट गाइस? समझ गए? दूसरा, अब देखो जितनी चीजें आप ऐड ऑन करोगे, ऑब्वियस है उतना डिले होगा। तो डिले कौन करेगा? टीसीपी करेगा, क्योंकि वो कनेक्शन देख रहा है, फिर रिट्रांसमिशन, एक्नॉलेजमेंट, थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस। ठीक है। यूडीपी इसके मामले में फास्ट हो जाता है कंपेयर टू टीसीपी। सिंपलर है, डेटा फॉरवर्ड हो रहा है, जा रिसीव हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर तो फास्ट ही वही काम कर रहा है। ठीक है। रिट्रांसमिशन का ऑप्शन भी सिर्फ टीसीपी में है, यूडीपी कोई भी रिट्रांसमिशन नहीं कर रहा। हेडर लेंथ, जो आप जितनी ज्यादा डिटेल यूज करोगे तो उतना हेडर रखना पड़ेगा, तो टीसीपी का हेडर साइज इसलिए 20 to 60 बाइट है, और यूडीपी अपना किस पे काम कर रहा है? 8 बाइट फिक्स हेडर, मतलब ना कम ना ज्यादा। वेट, हेडर की बेसिस पे टीसीपी को हेवी वेट बोला जा रहा है और यूडीपी को लाइट वेट बोला जा रहा है, क्योंकि डेटा रीड सिर्फ डेस्टिनेशन पे होता है, इससे पहले किस चीज की रीडिंग चलती है हर डिवाइसेस पे? बताइए। सिर्फ हेडर रीड हो रहे हो। हेडर जितना लेंथी होगा उतना ज्यादा डिवाइस रीड करने में टाइम लगाएगा हेडर को। ठीक है। हाँ, हैंड शेकिंग प्रोसेस जो टीसीपी फॉलो करता है कि सबसे पहले वो क्या भेजता है नेटवर्क के अंदर, उसको सिंक पैकेट भेजता है। ठीक है। सिंक्रोनाइज कर रहा है, सामने वाले को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है और उससे पूछ भी रहा है, तो सामने वाला भी उससे एक इंफॉर्मेशन लेता है और उसको एक्नॉलेज भी करता है कि आपका सिंक पैकेट रिसीव हो गया। ठीक है। तो इसलिए पहले जो सेंडर होता है वो सिंक भेजता है और रिसीवर्स को सिंक एक वापस भेजेगा। सिंक एक मतलब सिंक्रोनाइज वो भी कर रहा है, और एक्नॉलेज किसको कर रहा है? वो जो प्रीवियसली सिंक आया है। अब टीसीपी हर चीज को एक्नॉलेज करेगा। ठीक है। तो इधर से सिंक आया, इसको भी एक्नॉलेज करने का काम है सेंडर का, वो सेंडर फिर एक्नॉलेज करेगा। तो इस बीच में टोटल कितने पैकेट ट्रांसमिट हो गए? 3 पैकेट हो गए ना। इसी 3 पैकेट ट्रांसमिशन को थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस बोला जाता है। गॉट इट? समझ गए? और ऐसा कोई सा भी प्रोसेस किसमें यूज नहीं होता है? यूडीपी में। सॉरी, ये ध्यान रखना। ठीक है। यूडीपी जस्ट प्लग एंड प्ले चलता है मोस्टली। लेकिन इन सब चीजों की वजह से ना, आप ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड कर रहे हो। ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? देखो एक प्रॉब्लम ये है ना, डेटा लॉस होने पे अगर मैं रिट्रांसमिशन करने लग जाऊं नेटवर्क, तो उससे उस टाइम पीरियड के लिए ट्रांसमिशन, उसको रीट्रांसमिट करने में सेशन उस रीट्रांसमिशन में लग जाता है। बाकी पैकेट होल्ड कर रहा है वो अभी, रीट्रांसमिशन करने के बाद भेजेगा, तो टाइम थोड़ा सा गया। अब ये चीज लाइव पे सोचो कि 2 मिनट की वीडियो आपके सामने सही प्ले नहीं हुआ, वो 2 मिनट ही रिट्रांसमिट होते रहेंगे, सेशन लाइव रहेगा उसके बाद। इसलिए लाइव सेशन में ऐसा नहीं होता, जो पैकेट लॉस हो गए, सेशन आगे बढ़ जाता है, चाहे आपको दिखाओ या ना दिखाओ। इसलिए ब्रॉडकास्टिंग कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ यूडीपी में। टीसीपी में ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। लेकिन यूडीपी में भी फिर अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ओपन, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आएंगी, प्रॉब्लम होगी ना। अगर यूडीपी को हम ऐसे ही छोड़ दें, वो तो बहुत सारे पैकेट लॉस करने के लिए रेडी बैठा है। तो यूडीपी के साथ एक और प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ताकि इस ट्रांसमिशन को, लाइव सेशंस को, लाइव टीवी चैनल्स, लाइव यूट्यूब ब्रॉडकास्टिंग या जितने भी लाइव चल रहे होते हैं उनको थोड़ा सा रिलायबल बनाया जा सके। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रोटोकॉल नंबर में, याद करो, एक प्रोटोकॉल बताया था।
आरटीसीपी, रियल टाइम कंट्रोल, रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आरटीसीपी है, और एक और प्रोटोकॉल है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मैं भेज दूंगा आपको चैट के अंदर। ये दो प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, यूडीपी के साथ यूज होते हैं। वो छोड़ो ना, मैं ये लाइव ही दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें भी तो यूज हो रहा होगा ना। इसका भी हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग चल रही है यूडीपी पे चल रही होगी, तो उस यूडीपी को थोड़ा सा रिलायबल बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा इसमें, देखो। आरटीसीपी दिखाई दिया, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किस लिए असाइन किया गया है, ताकि ये यूडीपी का डेटा रिलायबल जाए। समझ गए? क्लियर हो रहा है? बताइए। चलो, तो ये आप जहाँ तक समझ गए, ये भी आप समझ ही गए लगभग लगभग। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये सारी डिटेल्स थी। बट ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने आपको एक और चीज बताया था कि इस पे तो हेडर भी काम कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो ये रहा आपका टीसीपी का हेडर। ठीक है, तो इस हेडर का किस लिए यूज किया जाता है, ताकि डेटा रिलायबल बन सके। अब डेटा रिलायबल बनाना है तो बहुत सारी डिटेल भी मेंशन की जाती है उसके अंदर, है ना। तो डिटेल कौन कौन सी है, सबसे पहले आता है सोर्स पोर्ट नंबर। ये किस लिए असाइन किया गया, और ये 16 बिट का ही क्यों है, जितने भी नंबर लिखे हुए बिट्स लिखे हुए हैं। बताओ, किस लिए असाइन किया गया, और ये 16 बिट का ही क्यों है। हम्म। पोर्ट नंबर कितने बिट पे काम करते हैं भाई, 16 बिट के ही तो होते हैं। अब सोर्स पोर्ट नंबर में हो सकता है 1 भी हो, और हो सकता है 65,536 भी हो। तो हर बार हेडर तो चेंज नहीं करेंगे ना। तो फिक्स कर दिया कि भाई इसमें 16 बिट तक में आप जो वैल्यू रख सकते हो रख लो। तो उसमें 0 to 2 65,536 तक ही रख सकते हैं। तो सेम चीज सोर्स के लिए भी, सेम डेस्टिनेशन के लिए भी अप्लाई होगी, इसलिए पोर्ट नंबर दोनों के 16 16 बिट के ही हैं। समझ गए? और ये हर पैकेट के साथ असाइन हो रहा है, तो ये डिटेल होगी। नेक्स्ट है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर कितने बिट में असाइन किया गया है, 32 बिट। 32 बिट इज इक्वल टू 2 की पावर 32, जो कि अप्रोक्स कितना आएगा, 4.3 बिलियन के करीब आएगा। इतना ही आएगा ना। इतने सारे सीक्वेंस नंबर क्यों दिए हैं, क्या जरूरत है। तो इसलिए जरूरत है। इसमें भी नेटवर्क में ना बहुत सारे पैकेज आते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक 10 जीबी, आजकल तो आम बात है ना 10 जीबी डाउनलोड करना, अपलोड करना। 10 जीबी की फाइल एक सोर्स डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड कर रहा है, इस सर्वर पे भेज रहा है, ये मान लो क्लाउड पे अपलोड कर रहा है। ठीक है, तो ये पीसी 10 जीबी के, आपको क्या लगता है कि एमएसएस कितना फिक्स है, एमएसएस मैक्सिमम डिफॉल्ट वैल्यू इतनी चलती है ना, इतनी। जब इतने बाइट में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो अब इसको इसमें रख देना, जितनी वैल्यू आएगी पता लग जाएगा आपको, डिवाइड कर देना 10 जीबी से। ठीक है, 10 जीबी को पहले बाइट में ले आना, फिर डिवाइड करना। समझ गए? तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। यही रीजन है कि 32 बिट में दिया गया सीक्वेंस नंबर। एक सेशन में इतनी फाइल एटलीस्ट चली जाए, इससे बड़ी फाइल भी चली जाएगी। ठीक है, और सीक्वेंस नंबर अलग अलग असाइन किए जाते हैं, जस्ट वेट अ मिनट गाइस।
सीक्वेंस नंबर के साथ साथ एक्नॉलेज नंबर इतने बिट का क्यों दिया गया है? एक्नॉलेज किसको करेगा भाई? ऑब्वियस है ना, सीक्वेंस नंबर भी तो एक्नॉलेज कर रहा है। तो दोनों सेम बिट के होने चाहिए तभी तो एक्नॉलेज हो पाएगा। ठीक है। तो पॉसिबल लास्ट वैल्यू तक दिया जाता है, 32 बिट इसलिए दिया जाता है। तो इनमें कोई डाउट इन चारों चीजों में? ये तो आपको पता लग गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। नेक्स्ट इज विंडो साइज। तो विंडो साइज क्या होता है? कल मैंने डिस्कस किया है। क्या होता है विंडो साइज? बफर साइज को ही बोला जाता है। विंडो किसे बोला जाता है? बफर साइज। ठीक है। तो अमूमन डिफॉल्टली आपको यही में देखने को मिलेगा, कितने? 65,536 बाइट। बट ये ध्यान रखना, ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है। विंडो साइज क्यों बताया जा रहा है? इस क्लाइंट सर्वर मॉडल में विंडो साइज क्यों बताया जाएगा? ओके। तो ये सर्वर है, ये पीसी है। ठीक है। ये डेटा इससे रिक्वेस्ट कर रहा है और वहां से फिर इसके पास डेटा आ रहा है बड़े स्केल पे। ठीक है। तो जब भी ये इसको क्या भेज रहा है, एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज रहा है ना, तो उस एक्नॉलेजमेंट में अपना विंडो साइज ये हर बार अपडेट करके बता रहा है। तो मेरा अब जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि विंडो साइज हर बार क्यों बता रहा है? नहीं, एक्नॉलेजमेंट तो कर ही रही है ना वो काम। विंडो साइज क्यों इन्फॉर्म किया जा रहा है? सिंपल वर्डिंग में, आपके पीसी में कोई एक ही सेशन नहीं चल रहा होता है। बफर साइज तो एक पीसी का एक ही होता है, बट सेशन मल्टीपल होते हैं। हो सकता है कि आपने इससे भी डाउनलोडिंग पे लगा रखा हो, इससे भी डाउनलोडिंग पे, इससे भी डाउनलोडिंग। तो वो जो बफर साइज बताएगा वो बाकियों को भी मैनेज करते हुए बताएगा ना, कि भाई अभी एकदम से इसकी 1 बाइट 200 बाइट 300 बाइट खत्म हो गई। डेटा मान लेते हैं 100 बाइट का ही आया है, लेकिन ये बता रहा है कि अब 300 बाइट आपने बफर में खत्म हो चुका है, माइनस हो चुका है, या फिर वो बताएगा रिमेनिंग बफर। समझ गए? ताकि बाकी सेशन पे भी इम्पैक्ट ना पड़े। भाई आपके पास एक 10 जीबी का स्टोरेज खाली है, आप 10 जगह से तो एक एक जीबी की फाइल डाउनलोड करो, या एक जगह से 10 जीबी की फाइल डाउनलोड करो, बात तो एक ही है ना। स्टोरिंग तो उतनी ही होगी ना। तो बस ये है कि आप जब अलग अलग फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो डेस्टिनेशन को जो या फिर जिस सर्वर से डाउनलोड कर रहे हो, उस सर्वर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि 9 जीबी बचा है। तो 9 जीबी आप टोटल बता रहे हो ना कि इतना खाली स्टोरेज है। और अगर आपने दूसरी डाउनलोडिंग भी लगा दी तब भी आप टोटल ही बताओगे भाई उसने भी इतना भर लिया, उसके बाद इतना ही बच रहा है। समझ गए? तो यही काम होता है बफर का इन्फॉर्म करने का, ताकि कोई भी पैकेट लॉस ना हो, कोई भी कोलिजन ना हो। क्लियर है यहाँ तो? ठीक है। विंडो साइज के बाद आता है अर्जेंट। अर्जेंट पहले यूज हुआ करता था, अब बंद हो चुका है। एंड देन इसका मेन काम क्या होता था कि पैकेट, बहुत सारे सेगमेंट में से कुछ ऐसा सेगमेंट होगा जो अर्जेंट होगा। जैसे अब मैं लॉगिन पेज पे डाल रहा हूँ, लॉगिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर क्रेडेंशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले ट्रैवल किसको करना चाहिए? उसी को करना चाहिए, कहाँ? डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन अब पैकेट पहले HTML की रिक्वेस्ट जा रही है और बाकी रिक्वेस्ट जा रही है, होम पेज अपलोड हो रहा है, पता चलता है। ऐसा कभी नहीं होता, पहले पासवर्ड वेरीफाई होगा तभी वो बाकी आगे प्रोसेस बढ़ने देगा। तो हमारा पीसी क्या करेगा? उसकी अर्जेंसी डिफाइन कर देगा, उसकी अर्जेंट बिट ऑन कर देगा, 16 बिट में डिफाइन कर देगा कि पैकेट बहुत अर्जेंट है। तो उससे होगा क्या कि जो बफर बना हुआ, बफर में वो लाइन में लगे रहते हैं सारे पैकेट्स, 1 2 3। मान लो वो 10 नंबर का पैकेट है, तो ये 10 नंबर का पैकेट ना 1 से भी आगे चला जाएगा, मतलब बफर में फर्स्ट हो जाएगा सबसे। तो सबसे पहले वही जा रहा है डेस्टिनेशन पे, अब वो वेरीफाई हो रहा है। अब दिक्कत ये है कि अर्जेंट बिट से ना आपके बफर में तो क्लियर होके आगे गया ही गया, डेस्टिनेशन के बफर में भी सबसे आगे क्लियर हो। अब आपके पर्सपेक्टिव से तो बढ़िया है, लेकिन सर्वर के पर्सपेक्टिव से ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें सर्वर के लिए इंपॉर्टेंट हो। सर्वर पे उससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन चल रहे होंगे।
तो सबको एक पार्टिकुलर पॉज देके उस अर्जेंट बिट के पैकेट्स को प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है। फिर यहाँ कोड बिट में एक बिट में अर्जेंट डिफाइन किया गया। ठीक है। इस एक बिट में डिफाइन करने का मतलब है कि जो चीज हम सिर्फ यस और नो से बता सकते हैं, उसे 16 बिट में हम पूरा डिफाइन क्यों करें? भाई कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो यस ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट लिख के भेज दिया, वो तब भी अर्जेंट माना जाएगा। तो वहां पे जो कोड बिट में जिसको हम टीसीपी फ्लैग भी कहते हैं, ठीक, कोड बिट क्या है? ये टीसीपी फ्लैग भी है। ठीक है। तो इसमें एक बिट अर्जेंट की भी होती है। अर्जेंट आपके सोर्स के बफर में, डेस्टिनेशन के बफर में क्लियर हो जाता है, तो बट डेस्टिनेशन के लिए इतना अर्जेंट नहीं रहेगा अगर हम कोड बिट वाला अर्जेंट यूज करेंगे। लेकिन फिर भी अर्जेंट रहता था, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। इसमें एक और बिट लाई गई, दैट्स कॉल्ड पुश बिट। पुश बिट इकलौती वो बिट थी जो डेटा के अगर अंदर हमने हेडर में, टीसीपी हेडर के अंदर पुश बिट को ऑन कर दिया, तो सिर्फ आपके बफर में आगे जाएगा, डेस्टिनेशन के बफर में वो डेस्टिनेशन उसको नॉर्मल डेटा की तरह ट्रीट करे। ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा यही होगी। इसका भी एग्जांपल आप लाइव देखो। अगर मैं यहाँ टीसीपी पैकेट वो भी कर देता हूँ, तो आप देखोगे पुश बिट दिख रहा है, एक्नॉलेज पुश बिट सेइंग सेइंग, कहीं पे भी यू आर जी लिखा हुआ है इसमें, अर्जेंट बिट दिख रही है कहीं पे भी? बताओ भाई। ये जो ब्रैकेट में है ना, इसमें देखना होता है। तो कहीं पे भी अर्जेंसी डिफाइन की गई किसी पैकेट की? नहीं है ना। हाँ, अगर कोई पैकेट इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ कौन सी बिट ऑन कर दी गई है? पुश बिट। तो देखो पी एस एच पुश को डिनोट करता है। ठीक है। पुश इनेबल यहाँ दिखा रहा है। अभी मैं पूरा हेडर आपको एक्सप्लेन करके इसी बेस पे दिखाऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है हेडर लेंथ। ठीक है। अभी मैं ये तीनों आपको आगे ये कोड बिट तो अभी मैं बाद में बताऊंगा, अगले स्लाइड में ये अभी समझा देता हूँ। हेडर लेंथ बस इतना डिफाइन करता है कि टोटल हेडर साइज अभी करंटली कितना है, क्योंकि ये ऑप्शन वेरिएबल है। किसी भी हेडर 20 to 60 बाइट तक जा सकता है। करेंटली अभी 20 बाइट का है, 24 बाइट का हो गया, 30 बाइट का हो गया, बताना पड़ेगा। तो ये चीज हेडर लेंथ में मेंशन होती है। और किसी को ढंग से मैथमेटिक्स आती होगी ना, तो वो समझ जाएगा कैसे उसमें लिखी हुई है। बहुत ही अलग तरीके से। एक चीज बताओ, बिट और बाइट डिफरेंस याद है? उस समय मैंने बहुत सारी चीजें समझाई, आपको बताई होंगी, बताई थी। अगर कोई इतनी बिट लिखी हुई है, 4 बिट में कितना बड़ा नंबर लिख सकते हो मुझसे? टू की पावर 4 = 16, है ना। अब हेडर लेंथ जो मिनिमम होती है वो 20 तो मिनिमम ही रहती है, और मैक्सिमम 60 तक जा रही है। तो जहां पे मैं लिख ही 16 तक सकता हूँ, तो उसमें 20 या 60 तक वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? हाउ दिस इज पॉसिबल? समझे मेरी बात, क्या दिक्कत थी यहाँ पे? और इसको सॉल्व क्या किया गया कि भाई हमेशा मल्टीप्लायर रहेगा 4 का। ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर नहीं लिखा होता है, जिससे मल्टीप्लाई होना है ये वैल्यू लिखी होती है। समझ गए? थोड़ा सी मैथ है यहाँ पे। तो अगर 20 बिट का है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 5। ठीक है। 20 हो गया। 24 बिट का है तो 6। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन अगर हेडर 26 बिट का है तो ये तो 4 के मल्टीप्लाई में भी नहीं आता। तो भाई 7 लिखोगे तो 4 × 7, तो ये आ गई वैल्यू। तो ज्यादा हो गया ना। कितने बाइट ज्यादा हुआ? एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 26, और लिख कितना सकते हैं? 20 बाइट। तो अब इसमें कितने बिट एक्स्ट्रा हुई? बाइट कितना एक्स्ट्रा हुई? 2 बाइट ना। तो ये जो 2 बाइट एक्स्ट्रा आ रही है ना, इसको एज अ पैडिंग डिनोट किया जाएगा। ठीक है। या इन शॉर्ट कहें, इसको लिखा जाएगा कि एड ऑन्स है।
ठीक है, हेडर में दिखाऊंगा मैं आपको कि हेडर इस तरह से दिखेगा। तो जो है लास्ट में बता देंगे कि भाई इतने बिट एड किया गया, ताकि ये पता लग जाए कि हेडर एक्चुअली कितने का है। समझ गए? तो ये मैथमेटिकल टर्म्स यूज की गई है इसको समझाने। रिजर्व इज ऑलवेज सेट टू जीरो, क्या रहेगा हमेशा? जीरो। और इसके अंदर जो टर्म है वो आपके लेवल के लिए नहीं है, वो सीसीआई सीसीएनपी के लिए होता है। इसके अंदर ईसीएन आता है, एक्सप्लिसिट कंजक्शन विंडो रिड्यूस, बहुत सारे टर्म आ जाते हैं। ठीक है, हेडर में ये दोनों कंबाइन होकर लिखा होता है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका टोटल बन जाता है 9। 9 में से 9 नहीं, टोटल 10 ही बन जाते हैं, सॉरी। ठीक है, इस 10 में से हमें सिर्फ 6 पढ़ना है, और वो 6 इसके हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, फिर दोनों मिला करके तब भी तो 2 बिट आए, और जो बाकी की बची हुई 2 बिट हुई ना, क्योंकि दोनों मिला करके 12 होंगी, जो 2 बिट वो हमेशा रिजर्व रहती हैं, 0 0, उनको छेड़ा ही नहीं करता है। इतना डीपली होता है हेडर, इतनी डिटेल होती है डीपली हेडर के अंदर। ठीक है, चलो दिखाता हूँ उसमें सब एक चीज और पढ़ लो पहले। दैट्स कॉल्ड टीसीपी फ्लैग। देखो, किसी पैकेट को अर्जेंट डिफाइन करना हो तो अर्जेंट बिट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। जो बाहर अर्जेंट पॉइंटर था उससे भी डिफाइन कर सकते थे, बट वो साइज ज्यादा ले रहा है, इसलिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और ये हेडर में मेंशन है, लिखा रहता है वो अर्जेंट, लेकिन उसका यूज नहीं होता। हमेशा फ्लैग के अंदर जो अर्जेंट है उसका यूज करो। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आपको पता है किस लिए यूज किया जाएगा? जब किसी भी पैकेट को एक्नॉलेज करना हो। ठीक है। पुश बिट, जब हमें सिर्फ अपने बफर में उस पैकेट को आगे करना है, डेस्टिनेशन के बफर में नहीं। डेस्टिनेशन पे नॉर्मल ट्रीट होगा। और अगर कोई पैकेट फेल हो जाता है और बार बार फेल होने लगता है, तो हम सेशन को क्या करते हैं? रीसेट। तो इधर से रीसेट की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। ठीक है। फिर अगर डेटा सेशन स्टैब्लिश करना है आपको, तो सिंक बिट भेज के ही करोगे, तो टीसीपी फ्लैग में एक बिट भेज के करो। और पूरा सेशन टर्मिनेट करना है तो क्या भेजेंगे? ठीक, समझ गए? अब आओ इधर। सबसे स्टार्टिंग में ये पैकेट है, चलो यहाँ से नया सेशन बन रहा है। ठीक है। इस नए सेशन में आप देखोगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सोर्स पोर्ट नंबर, जो कि डायनामिक सीरीज में से है। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, जो कि 80 एचटीटीपी के लिए पैकेट जा रहा है। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे, देखो यहाँ से लेकर के ये सारी डिटेल किसने असाइन करी है? खुद वायर शार्क ने असाइन करी है। ये पैकेट का पार्ट नहीं है, ये वायर शार्क ने अपनी तरफ से असाइन किया, हेडर में नहीं होता ये सब। ठीक है। तो वायर शार्क हमें ये बता रहा है कि अभी करंटली आप पेलोड कुछ भी नहीं भेज रहे हो, अभी सिर्फ आपने क्या भेजा है? ओनली ऑन हेडर भेजा है। समझ गए? ओके। नेक्स्ट इज कि लेंथ जीरो, सीक्वेंस नंबर क्या रहेगा? स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पैकेट भेजते हैं तो उसका जीरो ही होता है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी क्या रहेगा? जीरो। एक्चुअल सीक्वेंस नंबर एक ये है और एक ये है। समझ गए? ये वाला, सॉरी, एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर ये है और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। समझ गए? तो ये हमने रिक्वेस्ट भेजी 192.168.53 से किस पे? 21.60 पे। अब इसका रिप्लाई आएगा हमें, है ना? तो रिप्लाई आया अगले पैकेट में। सोर्स वो खुद, क्योंकि वो सर्वर था तो सोर्स पोर्ट नंबर अपना 80 रखेगा। डेस्टिनेशन हमारा नंबर था, तो रैंडमली डायनामिक पोर्ट पर रिक्वेस्ट उसने भेज दी। उसने भी कोई डेटा नहीं भेजा, उसकी साइड से भी सीक्वेंस नंबर क्या यूज हो रहा है? जीरो। बट वो एक्नॉलेज किसको कर रहा है? किसको कर रहा है? 1 लिख रहा है। क्यों लिख रहा है 1 को? क्योंकि उधर से एक सीक्वेंस नंबर 0 आया था। तो 0 आता है तो एक्नॉलेजमेंट में मैंने क्या बताया था? अगला नंबर भेजा जाता है, तो अगला भेजा जा रहा है। ठीक है, और नीचे आता हेडर लेंथ कितने बाइट का है? लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, 4 × 8 = 30। ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, इससे पहले वाले में जरूरत पड़ी थी क्या, वो चेक कर लेते हैं। इससे पहले वाला भी 32 बाइट का ही था, ये भी 32 बाइट का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं।
पहले वाले ने सिर्फ क्या भेजा था? तो उसने इसको फर्स्ट टाइम क्या किया था, सिंक किया था ना। तो देखो यहाँ पे सिंक पैकेट दिख रहा है आपको। फ्लैग है, टोटल कितने फ्लैग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा मैंने आपको बताया था। नेबल कितने होते हैं? 10। बाकी की 2 बिट क्या होती है? रिजर्व रहती है, 0 0। ठीक है। इस 12 में से भी आपको पढ़ने कितने हैं सिर्फ? और 10 में से भी सिर्फ 6 पढ़ने हैं। ये 4 सीसीएनपी में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से रिजर्व तो 0 रहता है, एक्यूरेट ईसीएन ये अलग यूज होता है। ईसीएन स्टैंड फॉर एक्सप्लिसिट कंजक्शन नोटेशन समथिंग होता है, और ये CWR कंजक्शन विंडो रिड्यूस इसका अलग यूज होता है। ठीक है। सीसीएनपी जब हम पढ़ते हैं ना एमपीएलएस लेवल पे, तब इसको समझना पड़ता है। हमें सिर्फ जो पढ़ना है उसको ध्यान दें, अर्जेंट। तो अर्जेंट का यूज नहीं है। जो जो यूज में नहीं है वो नोट सेट। एक्नॉलेजमेंट का भी कोई यूज नहीं, क्योंकि हम भेज ही रहे हैं इधर से फर्स्ट टाइम पैकेट। पुश का भी कोई यूज नहीं है। रीसेट का भी कोई यूज नहीं है। सिर्फ किसका यूज था? सिंक। सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ना हम टीसीपी 3 बैंड 6 प्रोसेस के लिए। तो सिंक भेजा, बाकी सारी बेटा ऑफ थी। दूसरा, मैंने उसको अपना विंडो साइज बताया कि मेरा पीसी का ही है। तो मैंने विंडो साइज बाय डिफॉल्ट कितना बताया था? 2 की पावर 16 में है, तो 65,535 के अप्रोक्स। लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो। ठीक है। अच्छा, फिर एक इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बताया विंडो कितने बिट का होता है, कितने बिट में डिफाइन होता है? 16 बिट का। अगर विंडो साइज मान लो कि 17,000 आ जाती है, तो ये तो 16 बिट में लिखा ही नहीं जा सकता ना। फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लायर यूज किया है। ठीक है। बट वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है उसमें, मतलब बहुत बड़ा वो बन जाएगा टर्म उसमें। ओके। एंड कैलकुलेटेड विंडो साइज बताता है। स्टार्टिंग में ना डिवाइस अपना क्या शेयर करता है? विंडो साइज तो होगी टोटल लेंथ मेरे पीसी के पास कि एक वेटिंग एरिया कितना है, टोटल वेटिंग एरिया वो बता दिया उसने। लेकिन एक पैकेट की लिमिट कितनी है? एक पैकेट का साइज कितना रहेगा? भाई फ्रिज में 10 बोतलें आ सकती थी, वो 10 बोतल उसका टोटल साइज था। ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर खांचे बने हुए हैं, उसमें एक बोतल का एक साइज फिक्स है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज ना। तो वो एक एक एमएसएस की वो बता रहे हैं कि डिफॉल्टली कितना रखोगे। तो मैंने अपनी साइज से कितना पिच किया उसको? 1460। ये सब मैंने एज अ क्लाइंट सर्वर को बताया। अब ये सब का रिप्लाई किसको देना है? सर्वर को। तो सर्वर ने मुझे रिप्लाई दिया, और उसने मुझे रिप्लाई में क्या क्या बोला, यहाँ देखो। उसने सिंक भी इनेबल किया और एक्नॉलेज भी इनेबल किया, इसलिए इनकी बिट एक बिट में क्या लिखा जा सकता है? या तो 0 या फिर 1, है ना। तो 0 का मतलब है वो चीज होनी है ना। ओ सॉरी, वो चीज नहीं होगी, मतलब ऑफ है। और 1 का मतलब वो चीज क्या है? ऑन है। तो यहाँ पे एक्नॉलेज बिट ऑन है, और सिंक बिट ऑन। ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे। टीसीपी फ्लैग यूज हो रखे हैं, टीसीपी फ्लैग। अच्छा, ये तो टीसीपी फ्लैग भी बताया मैंने आपको। विंडो साइज इसने भी कितना पिच किया है? ठीक है। लेकिन उसने अपना एमएसएस कम बताया, कितना बताया? मैंने अपना कितना बताया था उसे? 1460, और उसने जो पिच किया है वो 1250 बाइट किया है, तो मतलब सर्वर अपनी तरफ से कम पिच कर रहा है। उसके पास मल्टीपल सेशन होंगे इस वजह से। ठीक है। अब सेशन किस पे चलेगा? 1460 पे या 1250 पे? जिसका लीस्ट होता है उसी पे चलता है ना। तो इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके। यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 से, तो क्या आएगा आंसर?
ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। अगर विंडो स्केलिंग मेथड यूज करना पड़ता, कब यूज करना पड़ता कि ये इसकी बजाय क्या लिखा होता, 70,000 या इसके अलावा कोई भी वैल्यू लिखी होती, तो वो किससे मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, 8 से। और अगर 8 के मल्टीप्लाई में भी नहीं फिट बैठ रहा होगा तो क्या करेगा वो, एड ऑन्स यूज करेगा, कि उसके ज्यादा वैल्यू लेके जाएगा और जितनी बिट ज्यादा आ रही होगी उसको एड ऑन में डिफाइन कर देगा, भाई ये मैंने एड ऑन के लिए यूज किया। मल्टीप्लाई यहाँ 8 से करेगा, जैसे हेडर लेंथ बताने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहा है वो, यहाँ पे 4 से करता है ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेगा ये, 8 से। और कभी करंटली किससे मल्टीप्लाई कर रखा है इसमें, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 256 विंडो स्केल, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इस दोनों में। 8 मल्टीप्लाई बाय 256 करना कितना आ रहा है, वैल्यू कम ही आएगी इसमें, कितनी आएगी, 512 512 512, 2046 ही है, 2046 ही आएगी, या 2048 आएगी, है ना। नहीं ये वो नहीं है, ये मेरे ख्याल से टीसीपी विंडो स्केलिंग मेथड, तो वैल्यू फिक्स है तो ये विंडो स्केलिंग मेथड क्यों यूज, फाइंड इट टू इंक्रीज शिफ्ट लेंथ 3 हो गया, शिफ्ट काउंट इनटू द मल्टीप्लाई टू प्रोसेस। ओके सॉरी, ये डिफॉल्ट है, मैं आपको खामा का समझा रहा हूँ। ये कह रहा है ऐसा कर सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकता है कि मतलब ये है कि ये लिख सकता है, मल्टीप्लाई किससे करेगा ये हमेशा, 8 से करेगा, मल्टीप्लाई बाय 256 यहाँ डिफॉल्ट ही बता दिया इसने। लेकिन मल्टीप्लाई होता किससे है, अगर विंडो साइज 65,536 से ज्यादा होता है तो, 35 से ज्यादा होता है तो वो 8 से मल्टीप्लाई करके बताए, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेशन मिटेगी, हमारा पीसी वो एल्गोरिदम पे बेस है तो वो सब कुछ खुद कर रहा होता है। मैंने जस्ट समझाने के पर्पज के लिए आपको बता दिया कि ऐसा भी हो रहा है पीसी पे, गॉट इट, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने आपको, कौन सा, क्या बताया था मैंने, आरटीटी, हाँ, आरटीटी समझाया था, पैकेट कब स्टार्ट हुआ कब उसको वापस रिसीव हुआ, है ना, दोनों के बीच का टाइम गैप ही क्या बन जाता है, आरटीटी। आप कहोगे यहाँ सेकंड में तो है नहीं, लिखा हुआ है सेकंड में, बट ये टाइम डिफाइन किस में, मिली सेकंड में डिफाइन, समझ गए, इसी से गैप निकाल के एमएस वैल्यू निकालेंगे। तो ये है आपकी सारे हेडर की डिटेल। अब देखो 3 बाय 1 में प्रोसेस हुआ, एक्नॉलेज से बन किया, अब उसके बाद ये सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा है, अब एक्नॉलेज में कोई डेटा भेज रहा है, कहाँ से पता लगता है कि कोई डेटा है या नहीं पैकेट के अंदर, ये देख के पता लग जाता है। यहाँ पे सेगमेंट लेंथ में क्या लिखा हुआ है, 0, तो कोई डेटा नहीं, अभी भी क्या भेजा है इसने, हेडर भेजा है, ब्लैंक एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो ब्लैंक एक्नॉलेजमेंट में इसने अपना सीक्वेंस नंबर 1 यूज किया है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 क्योंकि उधर से भी 0 आया था। इससे एक और चीज पता लगी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में या कोई भी सोर्स डेस्टिनेशन मॉडल में ये अपनी सीक्वेंसिंग अलग फॉलो करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसकी अपनी सीरीज होगी, 0 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं होता है कि इधर से 1 गया है तो इधर से 2 आएगा, ये नहीं होता है। इधर से 1 गया है तो इसमें भी इधर से भी 1 है, या फिर इधर से अगर 0 गया है तो इट मे भी कि इधर से भी वापस क्या आएगा, 0, क्योंकि उसके लिए भी फर्स्ट पैकेट है, इसके लिए भी फर्स्ट पैकेट है, तो दोनों अपनी तरफ से एनालाइज करेंगे पैकेट बेस, ठीक है। हाँ, इतनी डिटेल मेरे ख्याल से टीसीपी के बिहाफ पर आपके लिए इनफ है, समझ गए, बहुत है ना, हेडर एक्सप्लेनेशन पूरी दे दी मैंने आपको, और एटलीस्ट आप समझा दोगे, मतलब अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हो गए, वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको क्या था इसके अंदर। एक ये रह गया और, ये क्लियर हो गया, ये दोनों भी आपका क्लियर हो गया है, ये भी क्लियर हो गया, बस आपका ये बचा हुआ है, चेकसम, ठीक है। चेकसम का रोल क्या है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं नंबर है 1, यहाँ पे नंबर है 10, यहाँ पे नंबर है 1, यहाँ पे नंबर है 0, यहाँ पे नंबर है 65,535, ठीक है।
और इसमें सिर्फ एक ही बिट ऑन हो रखी है, सेंड बिट पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हेडर लेंथ अभी हम मान लेते हैं 20 बाइट ही है। समझ गए? इन सारे नंबर्स को मिला करके चेकसम क्या करेगा, एक हेक्सा वैल्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? हेक्सा वैल्यू। और हेक्सा वैल्यू 4 डिजिट की रखेगा। ठीक है, कितने? 4 बाइट की रखेगा मतलब। ठीक है, नहीं नहीं 4 बाइट नहीं भाई, 2 बाइट, सॉरी माई मिस्टेक। 2 बाइट की रखेगा। कोई भी एक हेक्साडेसिमल डिजिट कितने बार का होता है? हेक्साडेसिमल डिजिट कितने बिट का होता है सर? कोई एक सिंगल डिजिट। 4 बिट। समझे? टोटल कितनी लिख सकते हो आप? 16 बिट तक। तो कितने डिजिट लिख सकते हो? एक डिजिट 4 बिट की है तो 4 डिजिट लिख सकते हो टोटल। ठीक है, तो 4 डिजिट में पता है क्या लिखा होगा यहाँ पे? जीरो। ये तो फिक्स रहता है, जीरो इंटू होता है, एक्स होता है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये इतना फिक्स रहता है। उसके बाद लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिख देंगे A1C2। अब A1C2 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है एक्चुअल में? वो डिनोट कर रहा है हर तरह के डेटा को। मतलब ये जो 110, 1,65,535 और यहाँ पे सिंक पे बना रखा है, ये जीरो है। ये हेडर लेंथ पे आपका 20 बाइट है। अर्जेंट भी जीरो है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को मिला करके इसने एक नंबर बना लिया ऐसे, 0 × A1C3। अब A1C3 है कि भाई इसमें से एक भी डिजिट चेंज हुआ ना, ये चारों की चारों डिजिट चेंज हो जाती है। तो ये किस लिए रखा गया? ताकि ये हेडर के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज करे तो ये चेकसम भी चेंज हो जाए। तो जो मैं बारकोड स्कैन और डिलीवरी बॉय का एग्जांपल दिया था, एक भी चीज चेंज हुई, स्कैनर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और स्कैनर जनरेटेड होता है किसके थ्रू? कंपनी के थ्रू। तो उस पे जो अमाउंट लिखा होगा, इस पे जो अमाउंट लिखेगा, दोनों मैच हो जाएगा। मतलब पता लग जाएगा कि भाई अगर स्कैनर भी एग्जैक्ट कॉपी कर लेगा तो वो वैल्यू कुछ और आनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए चेकसम क्या करता है, हेडर की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है कि सोर्स साइड पे जो हेडर जनरेट हुआ है, डेस्टिनेशन पे भी वही पहुंचना चाहिए, कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा चेकसम के पास हाथ हो रहा है, बट ये डेटाबेस को नहीं चेक करता है, डेटा से इसे कोई लेना देना नहीं। क्लियर हो गया? अब इसके कंपैरिजन में अगर आप यूडीपी को देखोगे ना, यूडीपी बहुत बेसिक हेडर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ। यहाँ लेंथ में और टीसीपी लेंथ में फर्क क्या है? टीसीपी लेंथ कितने बिट का था? 4 बिट। ये कितने बिट का है? 16 बिट का। तो 16 बिट में पता है ये सिर्फ, ये क्या डिटेल देता है? ये बताता है हेडर साइज प्लस डेटा साइज, दोनों के बारे में। मतलब यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी, जो भी वैल्यू लिखी होगी, अगर उसका साइज एक्चुअल पता करना है, क्योंकि हेडर प्लस डेटा साइज दोनों है, तो 8 बाइट माइनस कर दो, वो आपको क्या मिल जाएगा? डेटा साइज मिल जाएगा। डेटा एग्जैक्टली कितने बाइट का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है चेकसम, जो कि ऑप्शनल है। बट चेकसम जैसे मैंने वहां पे बताया वैसे ही यहाँ पे भी काम। ठीक है, चेकसम, चेकसम आईपी हेडर में भी, वो भी वहां पे भी सेम ही काम करते हैं। समझ गए? किसी भी हेडर के साथ लगा हो चेकसम, अगर वर्ड यूज हो रहा है तो 16 बिट का ही होगा, और वर्किंग उसकी वैसी होगी कि 4 हेक्साडेसिमल डिजिट का यूज करें। क्लियर हो गया? इसके अंदर कुछ भी ऐसी डिटेल लग नहीं रही वजन, क्योंकि अब ना तो इसमें सीक्वेंसिंग होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, ना ही बफर शेयर होता है, ना विंडो साइज शेयर होता है, ना एमएसएस शेयर होता है, जब कुछ शेयर हो ही नहीं रहा है तो इसमें हेडर भी नहीं होती। ठीक है। हम्म, तो इसलिए तो उस टाइम मॉडल हाफ नहीं पढ़ सकते ना, पूरा पढ़ने के बाद ही क्लियर होता है आपको। देखो, टीसीपी और यूडीपी इस तरह से कर रहे हैं ना, बट नेटवर्क लेयर इन दोनों को एज इट इज सेम ट्रीट कर रहा है। समझ गए?
नेटवर्क लेयर टीसीपी डेटा को भी सेम ट्रीट कर रहा है, यूडीपी डेटा को भी सेम ट्रीट कर रहा है। सेम ट्रीट करने का मतलब है कि वो इक्वली 20 to 60 बाइट के बीच में जितना एड्रेस असाइन करना है सेम ही असाइन करेगा तुम्हें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम क्या होता है, पैकेट रिसीव करते ही लॉजिकल एड्रेसिंग करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद राउटिंग चेक करेगा, राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री चेक करेगा कि ये जिस जगह पे जाना चाहता है क्या इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, एक रैंडम एक्स वाई जेड मैंने प्लेस का नाम बोला, आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, कहीं ना कहीं सर्च करो, तो मतलब कहीं ना कहीं डेटाबेस पे होगा तभी तो पता लगेगा आपको उसको प्लेस के बारे में। और वो प्लेस ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उस जगह पे जहाँ पे चेक करो उस जगह पे उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता वो चीज, तो क्या वो उसको फॉरवर्ड करेगा, उसके लिए कोई रूट बताएगा, नहीं बताएगा ना। तो इसलिए राउटिंग फर्स्ट मतलब क्या होता है कि पहले वो राउटिंग टेबल को चेक करे कि ऐसी कोई डिटेल है, पता लग गया कि ऐसी कोई डिटेल है तो उसके लिए बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करेगा कि हो सकता है मल्टीपल पाथ यूज करने के लिए। नेटवर्क लेयर का बेसिक काम यही होता है, सिंपली समझ गए। लेकिन जब इसके हेडर पे पहुंचते हो ना तो इसके हेडर के अंदर बहुत सारी डीप डाउन डिटेल्स होती है। ठीक है, डिटेल में देखो क्या क्या नहीं। सबसे पहले हेडर में क्या बताया जाता है, ना ना, नेटवर्क लेयर हेडर। विंडो साइज डिफाइन नहीं होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं एक इन शॉर्ट बताता हूँ, ये चीजें पढ़ाने वाली मतलब वैसे बताने वाली नहीं होती है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें हमारे फैकल्टी बताते थे कि पीसीबी के अंदर ना जबरदस्ती बहुत सारी चीजें दी गई है, उतनी चीजें कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी की जो लेयर्स है ना वो ऑलरेडी उस सेशन को बहुत प्रॉपरली हैंडल करती है। ठीक है, कैसे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे जितने भी काम बताए वो सारे काम वो हो रहे होते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब समझते हो? बताओ, बताओ क्या होता है प्रोसेस टू प्रोसेस। ना ना ना, प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब ये नहीं होगा। ये दूसरा। ठीक है, एक्चुअल में जो विंडो साइज बफर जो चेक किया जा रहा है पीसी टू सर्वर के बीच में चेक किया जा रहा है। बट पीसी टू सर्वर डायरेक्ट होने जाता, पहले डेटा किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? स्विच के बाद किसके पास जाएगा? राउटर, उसके बाद किसके पास जाएगा? आईएसपी, आईएसपी टू ग्लोबल आईएसपी, ग्लोबल आईएसपी टू अदर वेंडर्स। इंटरनेट का पूरा जाल बना होता है ना। अब ये जो ये राउटर है, यहाँ तक डेटा पहले सही तरीके से पहुंच जाए ना। बफर तो इसका भी होता होगा ना, इसका भी होगा, लेकिन पीसी ने बफर सिर्फ किसका पूछा है? तो सर्वर को ये बात, सर्वर पे जब बफर डिफाइन किया गया होगा जिन्होंने भी हार्डवेयर बनाया होगा उनको ये बात पता है ना कि राउटर स्विच इन सबका एक एवरेज बफर होता है। वो तो सबको ये सोच समझ के ही बनाया होगा। तो उनको पता है कि राउटर स्विच पे बफर कितनी होती है लिमिट, तो उससे कम ही रखा है सर्वर पे। दैट्स वाई रीजन यूडीपी का डेटा फेलियर पे नहीं जाता। ठीक है, और बचा कुचा काम जो होता है वो कौन कर देता है? नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब चलो ट्रांसपोर्ट लेयर फिर भी मान लेते हैं कि सब कुछ इग्नोर कर दिया, तो डेटा यहाँ पहुंचने से पहले अभी भी किस पे डिपेंडेंट है? पहले स्विच पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डेटा जब स्विच पे पहुंचेगा इसके साथ अब उसकी कंप्लीट बफर शेयरिंग हो रखी होगी तो इनके बीच में कंप्लीट चलेगा। और इन दोनों के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कौन हैंडल करता है? कौन सी लेयर हैंडल करती है? डेटा लिंक लेयर। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही नहीं है। काम क्या हैंडल हो रहा है इन दोनों के बीच में, स्विच टू पीसी के बीच में? वही सारा टास्क जो मैंने अभी आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे बताया। तो फर्क क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिर्फ प्रोसेस टू प्रोसेस देख रहा है, पीसी टू सर्वर के बीच में से लेना देना है उसे, और किसी डिवाइस से लेना देना नहीं है। इसलिए नेटवर्क वो आया क्या नाम है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ने कहा कि भाई मैं पहले हर दो डिवाइस के बीच में सारी कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा कि उसका बफर वफर सारी चीजें मैच हो रही हो, इनके बीच में ही ना दिक्कत हो। मान लो कि इसने अपना बफर बताया 65,536,
यहाँ तक पहुंचने के लिए स्विच का बफर है, इसका बफर मान लेते हैं 16,000 ही है सिर्फ। तो अगर ये इसके अकॉर्डिंग भेजने लग जाएगा तो डेटा तो यहीं पे ओवरफ्लो होने लग जाएगा, हो गया फेलियर। सिंपल सी बात है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पूरे इंटरनेट की डिपेंडेंसी नहीं है ना, अदर लेयर्स भी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि बाकी बाकी लेयर्स पढ़ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टीसीपी और यूडीपी में क्यों। क्लियर हो गया आपको भी? आप में से पूछा था ना किसी ने अभी? अभी कौन थे आप में से? देवेंद्र, आपने पूछा था? क्लियर हो गया ना? ठीक है, अच्छा आप लोग अभी जितने अवेलेबल हो, मैं लास्ट अटेंडेंस तक रुक जाया करो, फिर मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है। ओके मैं अच्छा, हाँ। तो नेटवर्क लेयर पे जैसे डेटा रिसीव होगा ना, सबसे पहले फ्रेमिंग के अंदर वो वर्जन असाइन करेगा। देखो, लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब है कि सिर्फ आईपी असाइन नहीं कर रहा है, हेडर असाइन करता है पूरा। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का ये मतलब नहीं कि सिर्फ पोर्ट नंबर असाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा टीसीपी हेडर असाइन हुआ है, या फिर यूडीपी हेडर असाइन। ठीक है, सबसे पहले वर्जन में क्या बताएंगे आप, आईपी के पास कितने वर्जन हैं टोटल? वर्जन 4 और 6 दोनों में से कोई एक असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हेडर लेंथ। ठीक है, हेडर लेंथ क्या बताती है? सिर्फ हेडर साइज को डिफाइन करेगी। ठीक है, इसके आगे आ जाता है टोटल लेंथ। अब हेडर लेंथ और टोटल लेंथ में क्या डिफरेंस होगी? ये सिर्फ हेडर साइज को डिफाइन करता है। ठीक है, और ये हेडर साइज प्लस डेटा साइज, दोनों को डिफाइन करता है। समझ गए? ठीक है, कि हेडर का साइज होता है वो भी, और डेटा साइज होता है वो भी, दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद आता है टॉस। इस टॉस का अपडेटेड वर्जन है क्यू ओ एस। टाइप्स ऑफ सर्विस का अपडेटेड वर्जन है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, हाँ टॉस समझा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, राउटर के पास हो सकता है कि एक ही टाइम पे कोई मूवी डाउनलोड कर रहा हो, उसके पास उसकी रिक्वेस्ट भी आई हो, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हो उसकी भी रिक्वेस्ट आई हो, कोई व्हाट्सएप पे डेटा भेज रहा हो उसकी रिक्वेस्ट आई हो, कोई कॉलिंग कर रहा हो उसकी रिक्वेस्ट आई हो, कोई वॉइस मेल भेज रहा हो, कुछ कुछ हर तरह की रिक्वेस्ट आएगी। अब काम क्या है, राउटर को प्रेफरेंस देके डेटा को फॉरवर्ड करना, है ना? तो किस टाइप ऑफ डेटा को प्रेफरेंस देगा, राउटर का काम है डिसीजन लेना। टाइप्स ऑफ सर्विस के अंदर टोटल आपको मिलते हैं 8 ऑप्शंस। ठीक है, और इस 8 ऑप्शन में से टोटल 4 पहले से रिजर्व है। ठीक है, और इसका जो अपडेटेड वर्जन बताया मैंने क्यू ओ एस, इसके अंदर मिलते हैं आपको टोटल 28 ऑप्शन। उसमें भी 4 रिजर्व है, बट उसमें बाकी ऑप्शंस में एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारी डिटेल फिलअप कर सकता है कि किस सब टाइप ऑफ डेटा को प्रायोरिटी देनी है। नहीं समझ में आया तो ये चार्ट देख के समझ में आ जाएगी। इसको आईपी प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सर्विस कितने बिट का था? तो भाई कितने बिट का है? 8 बिट का, है ना? कोई वैल्यू 8 बिट में कितनी आ सकती है टोटल, 2 की पावर 8। क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट।
अरे चलो ऐसे ही समझ लो भाई, इसको टाइम नहीं। टाइप्स ऑफ सर्विस होता है 8 बिट का। 8 बिट में टोटल वैसे 256 सर्विस आ जानी चाहिए, बस इसमें नहीं आती है क्योंकि इसकी सिर्फ कितने बिट यूज हो रही है, 3 बिट्स। जब 3 बिट यूज होंगी तो वो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 ऑप्शन बताए थे मैंने कि 8 ऑप्शन मिलते हैं। तो 8 ऑप्शन में से कितने रिजर्व बताए थे मैंने, 4 रिजर्व बताए थे आपको। तो जो सबसे नीचे वाला होता है ना, उस वो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे होता है, उसको IPP7 बोला जाता है, IP प्रेसिडेंसी 7। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस टाइप ऑफ डेटा को माना गया है, नेटवर्क कंट्रोल ट्रैफिक को। नेटवर्क कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक याद है, लेयर 3 लेयर 2 कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ठीक है। और उसके बाद माना जाता है इंटर नेटवर्क कंट्रोल, मतलब लेयर 3 कंट्रोल, लेयर 2 कंट्रोल, फिर लेयर 3 कंट्रोल। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा किसका होता है, कॉलिंग का। मतलब ना तो वो आपकी मेल रिक्वेस्ट को पहले फॉरवर्ड करेगा, ना आपके यूट्यूब की रिक्वेस्ट को। सबसे पहले जो कॉल कर रहा होगा ना, उस डेटा को भेजेगा। उसके बाद बीच में जो चारों है ना, प्रायोरिटी, इमीडिएट, फ्लैश, फ्लैश ओवरराइड, ये 4 ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेटर अपने खुद के कोई पर्सनल सर्वर्स रखना चाहता है, उनको रख देगा। उनका पूरा नाम डोमेन डिफाइन कर देगा, जिस वजह से उनके डेटा को प्रायोरिटी दी जाएगी। कंपनीज अब ऐसा ही करती हैं। देखो आजकल बहुत सारे स्टार्टअप ओपन माइंडेड काम करते हैं, वो ब्लॉग नहीं करते बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो आप ऑफिस में बैठ के कोई प्राइम भी देख रहा होता है, कोई गेम भी खेल रहा होता है, चल रहा है ना आजकल के स्टार्टअप में, ये सब चीजें नॉर्मल है। तो इन सब में होता क्या है कि सर्वर भी उसी नेटवर्क पे चल रहा है, वो भी उसी नेटवर्क पे चल रहा है, वो प्रायोरिटाइज कैसे करे डेटा टाइप को। जब वो लीज लाइन लेते हैं तो वो क्या करते हैं ना, राउटर पे ये चीज कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि सिर्फ सर्वर बेस रिलेटेड डेटा जो होगा वो इमीडिएट ट्रांसमिशन में रहेगा, और बाकी सारा डेटा की जो प्रायोरिटी रहेगी सबसे लो कर दिया, IPP0 सबसे लो प्रायोरिटी। उसमें नॉर्मल डेटा डाल दिया, जैसे ICMP पिंग और जितना भी HTTP का डेटा था। ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे 4 ही ऑप्शन मिल रहे हैं ना, कंपनीज के अंदर इंटरनली बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो इसको अपडेट किया गया, और इसी का अपडेटेड वर्जन है DS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। और क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर एक प्रोटोकॉल काम करता है, डेट्स कॉल DSCP, डिफरेंशिएट सर्विस कोड पॉइंट। इसके अंदर टोटल कितनी बिट और ऑन कर दी गई, ये CS क्लास सेलेक्टर तो थी, CS0 आपकी। उसके बाद ये 2 बिट और ऑन कर दी गई लास्ट की। तो कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ कम लिखे हुए हैं, 32 कॉम्बिनेशन नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ टोटल 20 ही लिखे हुए हैं, ये भी अलग अलग, ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन मिलकर बनेगा, उसमें क्या होगा कि 4 चीजें रिजर्व होंगी, वो चारों रिजर्व वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इंटरनेट पर दोनों मिल जाएगी, यहाँ पे शायद मैंने लिख रखे हो या नहीं लिख रखे हो। तो उससे होगा क्या कि जो प्रायोरिटाइज पहले से फिक्स है उनकी प्रायोरिटी तो सेट रहेगी। बाकी मेरे पास 24 ऑप्शन हो जाएंगे, 24 में से मैं जिसको जैसा डेटा चाहूँ ठीक है, जो डेटा सेट करना चाहूँ कर सकता हूँ। प्रायोरिटी सबसे लो करना चाहूँ किसी टाइप ऑफ डेटा की, मैं कर सकता हूँ। यूट्यूब के सर्वर की प्रायोरिटी लो कर दूंगा, सबसे लास्ट, जब कुछ नहीं चल रहा होगा इंटरनेट पे तभी वो चलेगा, अदरवाइज उसकी प्रायोरिटी इतनी लो रहेगी, चलेगा नहीं। तो ये राउटर पे सब कुछ सेट किया जा सकता है। ठीक है। और ऐसा डेटा सेंटर्स और बड़े बड़े डोमेन सर्वर्स में किया है। क्लियर हो गया ये भी। इतनी सी डिटेल, एक छोटी सी चीज के अंदर सब कुछ रख दिया गया, टाइप्स ऑफ सर्वर। टोटल लेंथ बता ही चुका हूँ। आइडेंटिफिकेशन, अब देखो क्या होता है कि जो ये वाली लेयर होती है ना आपकी, नेटवर्क लेयर के पास जो कंप्लीट TCP का डेटा आता है, TCP प्लस डेटा आता है। ठीक है। नेटवर्क के लिए ये पूरा डेटा ही क्या बन गया है, एक डेटा बन जाता है पूरा। समझ गए। उसके लिए TCP हेडर भी डेटा है और नॉर्मल डेटा भी डेटा। तो अब जब TCP हेडर उसके लिए डेटा बन गया, तो उसके सीक्वेंस नंबर को तो यूज नहीं कर सकता।
तो ये खुद से अपनी एक आईडी देता है पैकेट को, उसी को हम आइडेंटिफिकेशन टूल। ठीक है। अगर फ्रेगमेंटेशन ऑन हुआ तो ये आईपी फ्लैग्स पे डिपेंड करता है। आईपी फ्लैग्स टोटल कितने बिट का होता है? 3 बिट्स का, जिसमें से एक बिट इसकी हमेशा क्या रहेगी? रिजर्व रहेगी। ठीक है। दूसरी बिट जो होती है, इसका ये होती है आपकी डीएफ बिट। डीएफ स्टैंड फॉर डू नॉट फ्रैगमेंट। ठीक है। और एक होती है आपकी बिट एमएफ, मोर फ्रैगमेंट। देखो सिंपली बताता हूँ, मैंने क्या बताया था, नेटवर्क लेयर में फ्रेगमेंटेशन होती है, समझाया था मैंने कल की क्लास में। तो फ्रेगमेंटेशन होगा या नहीं होगा, किस पे डिपेंड करता है ये? डीएफ बिट पे। अगर डीएफ बिट 1 है तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, और डीएफ बिट अगर 0 है तो फ्रेगमेंटेशन होगा। और अगर डीएफ बिट 0 है तो ही इस एमएफ बिट का यूज है, अदरवाइज यूज नहीं है। अगर ये 1 है तो इसका तो छोड़ ही दो, देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर 0 है तो इसमें अब देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? मैंने बताया कि एक सेगमेंट के मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे ऐसे, है ना? ये एक सेगमेंट इस तरह से डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल चंक्स में। मोर फ्रेगमेंट ना, इसमें एमएफ में होगा 1, इसमें भी एमएफ क्या होगा? 1, इसमें भी एमएफ क्या होगा? 1। इन सब में एमएफ क्या होगा? 1। और लास्ट में जो एमएफ जो पैकेट आएगा इसके अंदर क्या होगा? सॉरी, इसमें क्या होगा? 0 होगा, और इस सब में 1 होगा। समझ गए क्या बता रहा है ये? कि जितने पैकेट्स आ रहे हैं इसके पीछे और एक और फ्रेगमेंट है, ये बता रहा है कि मेरे पीछे एक और फ्रेगमेंट है, और सब एक ही सेगमेंट का पार्ट। ये भी बता रहा है मेरे पीछे और फ्रेगमेंट है, ये भी बता रहा है मेरे पीछे और फ्रेगमेंट है, ये बोल रहा है कि भाई मैं लास्ट हूँ। 0 से बस ये बता देना। ठीक है। मैंने क्या बोला, जब कोई चीज यस और नो में डिफाइन करनी हो तो 0 और 1 इसके लिए इनफ है। तो 1 ये बता रहा है कि और पैकेट्स हैं, और 0 बता रहा है कि मैं लास्ट हूँ इस पैकेट, इस सेगमेंट में, फ्रेगमेंटेड पैकेट। फ्रेगमेंटेशन होगा या नहीं होगा, ये इससे डिपेंड कर दिया। और अगर फ्रेगमेंटेशन ऑन है, मतलब 0 है, तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंट ऑफसेट का यूज होगा। फ्रेगमेंट ऑफसेट का यूज किस लिए किया जाएगा? भाई आईडी तो दी गई थी इस एक पैकेट को ना, अब इसको तो चंक्स डिवाइड हो गया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो इसको अगर नंबर दिया गया था 10, तो यहाँ पे मिलेगा 10 और ए। अब ये ए किसने दिया है? समझ गए? इसको मिलेगा 10 बी, इसको मिलेगा 10 सी, इसको मिलेगा 10 डी, इसको 10 ई। समझ गए? ये रूल है आपको। ठीक है। इन सब के बाद एक मिनट मेरा, फिर आता है उसके बाद टीटीएल, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीटीएल कितने बिट का होता है ये? 8 बिट। फिर अगेन कोई भी वैल्यू 8 बिट में हो तो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 to 255। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसे है कि एक पैकेट आपके राउटर से शुरू हुआ है, मतलब राउटर पे पहुंच गया है, उसके पास फर्स्ट टाइम राउटर पे आया एंड डिवाइस से। ठीक है। उस राउटर से जैसे ही दूसरे राउटर पे जाएगा, एक टीटीएल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 254 हो जाएगा, यहाँ इस राउटर से इस राउटर पर। फिर इस राउटर से अगर अगले राउटर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 253 हो जाएगा। जैसे जैसे राउटर तक पहुंचते जाएगा, टीटीएल क्या हो रहा है? कंज्यूम होते हुए जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? इससे फायदा क्या हुआ कि नेटवर्क में कभी भी एक पैकेट इन्फिनाइट टाइम के लिए सर्कुलेट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आरटीटी वैल्यू किसके लिए नहीं बनाई? नेटवर्क लेयर के लिए नहीं बनी थी। आरटीटी वैल्यू कहाँ डिफाइन की जा रही है? टीसीपी हेडर के अंदर।
टीसीपी हेडर तो नेटवर्क लेयर के लिए डेटा है। नेटवर्क लेयर डिवाइस टीसीपी हेडर को रीड नहीं करता है। टीसीपी हेडर को रीड सिर्फ सोर्स करेगा, उसके बाद डेस्टिनेशन करना है, बीच में कोई रीड नहीं कर रहा। तो अब राउटर तो उसे नॉर्मल डेटा की तरह ट्रीट कर रहा है और टाइम उसके अंदर डिसाइड नहीं हुआ है। नेटवर्क लेयर पे कोई टाइम भी नहीं चलता है। तो पैकेट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे तो फेल हो जाए, इसके लिए ही टीटीएल बनाया, टाइम टू लीव जिसे कहते हैं। ठीक है। बट मैक्सिमम लिमिट डाल दी अब 255 तक। इसका मतलब है कि इंटरनेट में कोई भी ट्रांसमिशन करेंगे तो 255 के बाद नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ऐसा ही है। तो आपको क्या सही में ऐसा लगता है कि पूरा इंटरनेट 255 राउटर में कंप्लीट हो जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसी डिटेल की वजह से या इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की वजह से एक और प्रोटोकॉल बनाया गया था, डेट्स कॉल। ये सर्विस बनाई गई जिसके वीपीएन। ठीक है। इसी टीटीएल की वजह से वीपीएन के मतलब टनलिंग स्टार्ट हुई है। और जहाँ टनलिंग वर्ड आ जाए वहाँ मतलब क्या यूज हो रहा है, वीपीएन यूज हो रहा है। समझ गए? इसका मतलब ये है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचना, मतलब एक स्टेट से दूसरे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, भाई इस कंट्री के एक राउटर से उस दूसरी कंट्री के राउटर के बीच में डायरेक्ट एक टनल क्रिएट कर देंगे। अब होगा क्या, पैकेट जा तो रहा है बहुत सारे राउटर्स के बीच में से, बस उनमें टीटीएल कंज्यूम नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि टनल क्रिएट हो गई है। इसका डेस्टिनेशन वही है, जैसे एक सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है एक स्टेशन से डायरेक्ट आगरा वाले स्टेशन पर रुकी, बीच में किसी स्टेशन पर रुकी नहीं रही। उसका मतलब ये तो नहीं कि उस स्टेशन से जा नहीं रही है, जा तो रही है, बट उसका डेस्टिनेशन वो या फिर पिकअप पॉइंट वहां पे नहीं हो। तो ऐसे ही इनके साथ हो जाता है। ये कोई भी राउटर उस पैकेट को रीड नहीं करता, जस्ट प्लग एंड प्ले आगे भेजता जाता है, टनल बन जाती है। तो ये फिर डिटेल भी कंज्यूम नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे राउटर को बाईपास करते हुए फिर कुछ ही डिटेल कंज्यूम होते हैं। चार स्टार्टिंग से तीन चार यूज हो गए, लास्ट के तीन चार यूज हो गए। तो आप कभी भी गूगल को एक्सेस करना, ठीक है, गूगल को एक्सेस करने का मतलब है उसको ट्रेस आउट करके देखना। आपको 8 से 7 दिखाई देगा, 10 दिखाई दे जाएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा डिटेल कंज्यूम होते हुए नहीं दिखाई देगा। कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा डिटेल कंज्यूम हो रहा है इतना? ट्रेस आउट करो। ठीक है, मैं ट्रेस आउट में 8.8.8 को करता हूँ, इसमें IP4 वाला वो आ जाएगा ना, दिखाई देगा। पहले देखो किससे पिंग होके आया है। पहला राउटर कौन था? हमारा होम राउटर, है ना? तो डीएसएल डिवाइस करके आ रहा है। उसके बाद कौन है, होम राउटर के बाद कौन आता है? लोकल आईएसपी। तो लोकल आईएसपी का आईपी आया, ग्लोबल आईएसपी का पहला पोर्ट का आईपी एड्रेस नहीं आएगा। ठीक है, वो रिक्वेस्ट आरटीओ आ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। फिर दूसरे वाले का आएगा बस 4th नंबर पे, तो पब्लिक आईपी आ गया 4th नंबर पे, हमें मिल गया। फिर इसके बाद जो इन्वायरमेंट स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट गूगल का शुरू हो जाएगा, 142 आईपी एड्रेस गूगल सीरीज होती है। अब सोचो कि उस एयरटेल के आईएसपी से डायरेक्ट गूगल पे पहुंच गया डेटा, एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएटेड है? एक और शॉर्ट ही दिखा देता हूँ मैं आपको। आईपी चेक करते हैं हम दोनों। आईपी पब्लिक आईपी चेक करने के लिए क्या बताया था मैंने, आईपी लुकअप, है ना? इस आईपी लुकअप के लिए मैंने बताया ये लास्ट आईपी एड्रेस ये किसका था? एयरटेल का मैंने डिफाइन किया ना, इट में भी एयरटेल का ही होगा। किसका है ये? कहाँ का एड्रेस दिखा रहा है? न्यू दिल्ली। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पे। ये कहाँ गया? ये वाला एड्रेस चेक करें किसका है। हाँ दिखा, ये कहाँ दिखा रहा है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सीधा यूएस। तो यहाँ से वहां तक के बीच में कोई राउटर ही नहीं आएगा बीच में? अच्छा तो वही नहीं होगा ना, राउटर तो बहुत सारे आए होंगे। बट दोनों के बीच में क्या क्रिएटेड है? टनल। ठीक है, इसलिए बीच के राउटर्स की डिटेल भी नहीं मिली। अब दो फायदे हो गए, जिन वेंडर्स का यूज करके यहाँ तक पहुंचा उन वेंडर्स की पब्लिक रिवीलिंग भी नहीं हुई, पब्लिक में भी रिवील नहीं हो रहे। ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देके, रेंटल अमाउंट देके वो उनकी लाइन का यूज भी कर रहे हैं, और हमें अपना पाथ भी पता लग जाए।
समझ गए? ये सब उपाय है टीटीएल को हाइड करने की वजह से। जिस डिवाइस का टीटीएल कंजप्शन पता लग जाएगा तो फिर उसकी क्या मिलती है हमें? आईपी। अगर कोई डिवाइस हमारा टीटीएल कंज्यूम करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं इजीली। बट विंडोज पे हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेस। और लिनक्स वगैरह पे ट्रेस रूट। समझ गए? ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद हेडर के अंदर बेसिक डिटेल है, जैसे प्रोटोकॉल के अंदर प्रोटोकॉल नंबर होगा। प्रोटोकॉल नंबर में क्या हो सकता है? अच्छा, एक एचटीटीपी का पैकेट है, प्रोटोकॉल नंबर में क्या लिखा होगा? एचटीटीपी का पैकेट है, क्या लिखा होगा? 443 होता है, लेकिन वो भी नहीं लिखा होगा। यहाँ लिखा होगा टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर, क्योंकि एचटीटीपी किस पे काम करता है? सिर्फ टीसीपी पे काम करता है। ठीक है। और टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 6। बताया तो था कल ही, कल की क्लास में बताया ना, पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल नंबर IEEE स्टैंडर्ड। तो कल या परसों की क्लास में बताया था शायद मैंने। ठीक है। प्रोटोकॉल नंबर बेसिकली नेटवर्क लेयर पे ही असाइन होता है। नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल नंबर के अलावा और कोई नंबर दिखाई नहीं, मतलब ऐसा नहीं है टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है तो 23 यहाँ मिलेगा, नहीं। टेलनेट काम किस पे कर रहा है? टीसीपी पे। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर है। ठीक है। ये भी चीज आप लाइव चेक कर सकते हो, जैसे अगर हम जाए वायरशार पे चेक करें तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा आईपी हेडर के अंदर सबसे पहले वर्जन, उसके बाद हेडर लेन। अब ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे यूज होगा ये। मल्टीप्लायर। ठीक है। फिर डीएससीपी की सर्विस, अभी CS0 यूज किया जा रहा है। ठीक है। मतलब CS0 मैंने क्या बताया था? CS0 के बारे में क्या बताया था? वो क्या होता है? डिफॉल्ट नॉर्मल रूटीन डेटा जो होता है उसको किस पे रखा जाता है? CS0 पे। कोई प्रायोरिटाइज डेटा होगा, कॉलिंग वॉलिंग का डेटा अगर इसने ट्रेस कर लिया होगा तो उसका आपका CS किस क्या दिखा सकता है? कॉलिंग वॉलिंग का डेटा में CS5। तो यहाँ लिखा होगा DSCP CS5। ठीक है। फिर नीचे आते हैं टोटल लेंथ। तब बताओ डेटा कितने साइज का है? हेडर लेंथ टोटल लेंथ दोनों दिख रही है ना? डेटा कितने साइज का है? 20 बाइट का है भाई, 20 बाइट। पता चला क्या पूछा मैंने? ये क्या है? ये हेडर लेंथ है। और ये क्या है? टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ में हेडर साइज प्लस डेटा साइज दोनों होता है ना, तो हेडर लेंथ माइनस कर दो, क्या बचेगा? डेटा साइज। अब ये जो डेटा साइज है एक्चुअल में वो डेटा साइज नहीं है, वो किसके बारे में डिटेल है? वो टीसीपी की पूरी साइज है, क्योंकि यहाँ टीसीपी कितने बाइट का है? 20 बाइट। अब ये 20 बाइट इंटरनेट वाले के लिए क्या बन गया है? डेटा बन गया है ना? समझ गए ना? इसी वजह से वो दिखा रहा था। ये क्लियर हो गया? नीचे आते हैं आइडेंटिफिकेशन फील्ड। ठीक है। डोंट फ्रेगमेंट डीएफ बिट ऑलरेडी क्या होगी है? इसको देखो, एक पहली बिट रिजर्व, दूसरी में क्या लिखा हुआ है? मोर फ्रेगमेंट, तीसरे में सॉरी डोंट फ्रेगमेंट और मोर फ्रेगमेंट। डोंट फ्रेगमेंट की बिट अगर ऑन है इसका मतलब मेरा पीसी फ्रेगमेंटेशन इस ट्रांसमिशन के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। अब मुझे कैसे पता कि मेरा पीसी नहीं कर रहा? तो मैंने इस वाले पे क्लिक कर रखा है ना, इसमें 192.168.53 किसका आईपी एड्रेस है? मेरे पीसी का। और ये 122.180.2160 ये किसका आईपी एड्रेस है? डेस्टिनेशन सर्वर का आईपी एड्रेस है। समझ गए? जब ये यूज नहीं हो रहा तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है। नीचे आओ टीटीएल। विंडोज से टीटीएल जनरेट होता है 128 पे, लिनक्स से जनरेट होता है 64 पे, सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस से 255 पे जनरेट होता है। वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, 10-12 में काम हो जा रहा है, हर जगह से तो टनल ही क्रिएटेड है। ठीक है। प्रोटोकॉल मैंने क्या बताया था? पैकेट एचटीटीपी का है, लेकिन रिक्वेस्ट किसकी जनरेट हो रही है? यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल में क्या दिखा रहा है? 6। ठीक है। हेडर सेक्शन ये आपका वैसे यहाँ अनवैलिडेट दिखाता है, वैलिडेशन डिसेबल दिखाता है। सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लास्ट में ये डिटेल होती है। तो ये था कंप्लीट आपका नेटवर्क लेयर हेडर। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर हो गया? लास्ट आपका बच रहा है एक लेयर जो है आपका, नहीं अभी 2 लेयर और बच रही है, तो ये ऐसा करते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।